यहाँ स्कूल के गलियारे में एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। एक लड़की जिसका चेहरा सच में एक पत्थर का बना हुआ है, वो हमारे हीरो जिन योंग को हेलो बोलती है। जिन योंग भी थोड़ा झिझकते हुए उसे हेलो कहता है। असल में जिन योंग अपने दिमाग में एक पक्का उसूल लेकर चलता है कि दुनिया की सारी लड़कियों को बस एक पत्थर समझो। ये उसका ऐसा अटल विश्वास है जो कभी नहीं बदलने वाला। अब हम बचपन की यादों में जाते हैं, जहां नन्हा जिन योंग दिल टूटने का भारी दर्द झेल रहा था। बचपन में उसे लड़कियों ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 20 बार रिजेक्ट किया था। कभी कोई मुंह पर सीधा बोल देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो कभी कोई उसके प्रपोज करते ही जोर जोर से रोने लगती। हर बार रिजेक्शन का तरीका एकदम अलग होता था और हमारा बेचारा नन्हा जिन योंग अंदर तक बुरी तरह टूट चुका था। फिर उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया और अपने कमरे में छुपकर अपने ख्याली दोस्त से सलाह मांगने लगा। इस ख्याली दोस्त का नाम जेसन है, जो बिल्कुल जिन योंग जैसा ही दिखता है। अब जेसन ने उसे एक ऐसा खतरनाक गुरुमंत्र दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जेसन ने कहा कि सारी लड़कियों को बस एक पत्थर समझना शुरू कर दो। बस फिर क्या था, जिन योंग ने इसे अपने दिमाग में बैठा लिया और सालों तक आंखें बंद करके यही जाप करता रहा कि लड़कियां पत्थर हैं, लड़कियां पत्थर हैं। सालों की इस कड़ी तपस्या के बाद मिडिल स्कूल तक आते आते उसका अपने दिमाग पर इतना तगड़ा कंट्रोल हो गया कि उसे सच में स्कूल की हर लड़की के चेहरे की जगह एक बड़ा सा पत्थर नजर आने लगा, एक बड़ा सा पत्थर नजर आने लगा। फिर हम आज के समय में आते हैं, जहां जिन योंग को जेसन की दूसरी सबसे बड़ी और काम की सलाह याद आती है। एक पत्थर के चेहरे वाली लड़की शर्माते हुए जिन योंग से पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, मुझे पढ़ाई में थोड़ी मदद चाहिए। लेकिन जेसन की सलाह थी कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे या पढ़ाई के बहाने बात करे तो ये मत समझ लेना कि वो तुम पर फिदा है। इसलिए अपना दिल टूटने से बचाने के लिए जिन योंग बिना कोई भाव दिए सीधा बोल देता है कि सॉरी, मैं आज थोड़ा बिजी हूं। अब जब से जिन योंग ने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया है, उसके लिए उनसे बिना डरे बात करना बहुत आसान हो गया है। वो स्कूल में एकदम स्वैग से चलता है और लड़कियां उसे देखकर हाथ हिलाती हैं, पर उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बात तो एकदम सही है, आखिर एक बेजान पत्थर के लिए कोई अपने दिल में फीलिंग्स कैसे ला सकता है। अब हम देखते हैं जिन योंग अपने उसी ख्याली दोस्त जेसन से बात कर रहा है, पर अरे बाप रे, ये जेसन नन्हे बच्चे से अब एकदम हट्टा कट्टा और मूंछों वाला माचो मैन बन चुका है। जेसन कहता है कि तेरी बात तो एकदम सही है भाई, लेकिन अगर तू ऐसा ही रहा तो तू जिंदगी भर किसी को डेट नहीं कर पाएगा। जिन योंग भी एकदम सीरियस होकर जवाब देता है कि वो ख्याल तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। मुझे किसी का क्रिप या लूजर कहलाने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही सिंगल रहूं। अब जिन योंग को लड़कियों को पत्थर समझते समझते लगभग 5 साल बीत चुके हैं और वो डेटिंग के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। फिर हमारा सख्त लौंडा जिन योंग स्कूल के बाहर सड़क पर टहल रहा होता है, तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जिन योंग एक अच्छे इंसान की तरह उस फोन को उठाता है और पीछे से आवाज लगाता है कि ओए तुम्हारा फोन गिर गया है। वो लड़की मुड़ती है और अपना फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही जिन योंग उस लड़की की तरफ देखता है, उसके तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या! जिन योंग बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की उसे कोई पत्थर नहीं बल्कि एक जीती जागती बेहद खूबसूरत इंसान नजर आ रही थी। जिन योंग का दिमाग हिल जाता है कि आखिर ये लड़की मुझे पत्थर की तरह क्यों नहीं दिख रही। मामला बहुत गड़बड़ है भाई। इतने सालों बाद किसी लड़की का असली चेहरा देखकर जिन योंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो खुद को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पूछती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जिन योंग उसे बस घूरे जा रहा है, क्योंकि उसने इतने सालों से किसी असली लड़की को देखा ही नहीं था। तभी जिन योंग के मुंह से बेकाबू होकर निकल पड़ता है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर वो लड़की भी एकदम हक्की बक्की रह जाती है। वो झिझकते हुए फोन वापस लेती है और कहती है शुक्रिया। इधर जिन योंग को अचानक अपनी हरकत का एहसास होता है और वो हड़बड़ाते हुए उल्टी सीधी बातें बोलकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। बेचारी लड़की पीछे खड़ी सोच रही है कि आखिर ये अभी हुआ क्या, और वहां दूर भागता हुआ जिन योंग खुद को गालियां दे रहा है कि साले जिन योंग, तू एक नंबर का इडियट है। तूने अभी अभी एक अनजान लड़की को मुंह पर खूबसूरत कैसे बोल दिया। जिन योंग का दिमाग अब बुरी तरह खराब हो रहा है। वो टेंशन में सोचता है कि यार ये तो बहुत भारी गड़बड़ हो गई। अगर लोगों ने मेरे और इस लड़की के बारे में बातें बनानी शुरू कर दी तो मेरी तो इज्जत का कचरा ही हो जाएगा। पर उसका माचो ख्याली दोस्त जेसन बड़े मजे लेते हुए कहता है कि मुझे तो वो पल बहुत ही प्यारा और एकदम रोमांटिक लगा था मेरे भाई। अपने कमरे में जिन योंग घबराया हुआ फर्श पर बैठा है। वो जेसन से कहता है कि ये कितनी अजीब बात है यार, आखिर दुनिया में वही एक इकलौती लड़की क्यों है जिसका चेहरा मुझे पत्थर जैसा नहीं दिखता। जेसन मूंछों पर ताव देते हुए कहता है कि इस रहस्य का पता लगाना तो मुश्किल है, पर अब तेरा अगला प्लान क्या है। अगर तूने कुछ नहीं किया
तो स्कूल में तेरे नाम की अजीब अजीब अफवाहें उड़ने लगेंगी जो तुझे और भी परेशान कर देंगी। ये सुनते ही जिन योंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे अपने बचपन के रिजेक्शन वाले खौफनाक दिन याद आने लगते हैं जब एक लड़की ने उसे क्रीप कहकर भगा दिया था। वो डर के मारे जमीन पर दुबक कर बैठ जाता है और सोचता है कि क्या मेरे साथ फिर से वैसा ही कुछ होने वाला है। जेसन भी आग में घी डालते हुए कहता है कि तूने लड़कियों को पत्थर समझने की इतनी कड़ी ट्रेनिंग की थी, अगर फिर से तेरा दिल टूट गया तो क्या होगा। जिन योंग रोतलू शक्ल बनाकर कहता है कि जेसन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तभी अचानक जेसन हवा में उड़कर आता है और खींचकर जिन योंग के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। जेसन चिल्लाता है कि अपना दिमाग खराब मत कर मेरे शेर, और कोई ढंग का प्लान सोच। फिर जेसन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर एक सॉलिड गुरु मंत्र देता है। वो समझाता है कि भले ही तुझे नहीं पता कि वो लड़की पत्थर क्यों नहीं दिखती, पर तुझे बस इतना करना है कि उसके सामने ही मत जा। तुम दोनों अलग अलग क्लास में हो, इसलिए अगर तू छुपकर रहेगा तो वो तुझे कभी मिलेगी ही नहीं। जिन योंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचता है कि जेसन भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। जब तक मैं उससे दूर रहूंगा मुझे ऐसे अजीब तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले दिन स्कूल के गलियारे में जिन योंग बड़ी ही शांति से जा रहा होता है, पर अचानक सामने से वही खूबसूरत लड़की अपनी एक पत्थर वाली दोस्त के साथ टपक पड़ती है। वो जिन योंग को देखकर जोर से मुस्कुराती है और कहती है कि अरे हम तो फिर से मिल गए, तुमने मुझे पहचाना ना। जिन योंग के तो पसीने ही छूट जाते हैं। वो मन ही मन जेसन से भीख मांगता है कि जेसन अब मैं क्या करूं यार। जेसन पीछे से हौसला बढ़ाता है कि शांत रह और एकदम नॉर्मल होकर बात कर। जब पत्थर वाली लड़की पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो जिन योंग गहरी सांस लेकर खुद को समझाता है कि मुझे बस इसके साथ भी वैसे ही बर्ताव करना है जैसे मैं बाकी पत्थर वाली लड़कियों के साथ करता हूं। वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुनवू है, वो अपनी दोस्त को बड़े मजे लेते हुए बताती है कि पता है इसी लड़के ने कल मुझे खूबसूरत कहा था। उसकी पत्थर वाली दोस्त का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो जाता है और वो चिल्लाती है कि क्या बात कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनवू कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एकदम हैरान रह गई थी। और हमारा जिन योंग एकदम सख्त लौंडे की तरह पोकर फेस बनाए बस खड़ा रहता है। अब सुनवू और मजे लेने के मूड में आ जाती है। वो झुककर जिन योंग के करीब आती है और एकदम कातिलाना अदा से पूछती है कि तो क्या मैं आज भी खूबसूरत लग रही हूं। उसकी दोस्त पीछे से हंसते हुए कहती है कि सुनवू तू पागल हो गई है क्या, ये क्या अजीब हरकतें कर रही है। पर हमारा जिन योंग तो अलग ही मिट्टी का बना है भाई। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो वहां से फुल स्पीड में दौड़ लगा देता है। बेचारी सुनवू पीछे खड़ी हैरान रह जाती है कि ये क्या हुआ। जिन योंग भागते हुए मन में कहता है कि यहां से निकल ले बेटा। जेसन भी ताली बजाते हुए कहता है कि शाबाश मेरे चीते, एकदम स्मार्ट मूव। जिन योंग सोचता है कि अगर मैं वहां एक पल भी और रुकता तो पक्का किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। वो खुद को कसम देता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पिघलना है, वो लड़की पक्का मुझ पर हंसने के लिए ऐसा कर रही थी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जिन योंग खुद को समझाता है कि भाई फालतू की उम्मीदें लगाना एकदम बंद कर दे। वो कसम खा लेता है कि अब से वो इस सुनवू नाम की बला से कभी नहीं टकराएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि पूरे स्कूल की पत्थर जैसी अजीब लड़कियों की भीड़ में अकेली सुनवू ही एक जीती जागती खूबसूरत लड़की है जो अलग से ही चमकती रहती है, और जिन योंग की नजर बार बार उसी पर चली जाती है। अब जब भी सुनवू उसे देखकर हाथ हिलाती है और हेलो कहने की कोशिश करती है, हमारा सख्त लौंडा जिन योंग बिना कुछ बोले बस वहां से सरपट भाग निकलता है। उसने सोच लिया है कि जब भी ये लड़की सामने आएगी वो बस रास्ता बदलकर पतली गली से निकल लेगा। सुनवू बेचारी हेलो ही बोलती रह जाती है और ये हवा के झोंके की तरह फुर्र हो जाता है। ऐसे ही छुपते छुपाते जिन योंग का पूरा दिन निकल जाता है। वो थका हारा घर लौटते हुए सोचता है कि चलो आज का दिन तो जैसे तैसे सुरक्षित निकल गया, पर यार ये लुका छुपी का खेल तो बहुत ही थका देने वाला है। जेसन भी पीछे से हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तूने बहुत बढ़िया काम किया मेरे शेर। जिन योंग सोचता है कि मुझे घर जाकर कोई नया और धांसू प्लान सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं भागते भागते ही आधा हो जाऊंगा। रास्ते में जिन योंग जेसन से बात कर रहा होता है कि यार आखिर मेरी जिंदगी में ये कैसा अजीब ड्रामा शुरू हो गया है। वो कुछ और सोचता तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही खौफनाक और तेज आवाज आती है, ओए। जिन योंग पीछे मुड़ता है और देखता है कि गुस्से में लाल सुनवू एकदम उसके पीछे खड़ी है। जिन योंग तो डर के मारे हवा में ही उछल जाता है और चिल्लाता है कि बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनवू बड़े मजे से पूछती है कि क्या तुम सच में चौंक गए। जिन योंग के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर ये लड़की मुझे बार बार कैसे मिल जाती है। वो फिर से वहां से खिसकने की तैयारी करता है, पर सुनवू उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से भागने वाले हो। अब सुनवू का सब्र टूट जाता है और वो एकदम सीरियस होकर पूछती है कि यार हद है, जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूं तुम मुझे इग्नोर कर देते हो, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो तुम नजरें चुरा लेते हो
और मुझे देखते ही ऐसे भाग खड़े होते हो जैसे मैं कोई भूत हूं। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जिन योंग की तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो। ये सुनकर जिन योंग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो सोचता है कि सत्यानाश, अब तो ये मेरे बारे में एकदम गलत सोच रही है, मुझे जल्दी से कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। वो हड़बड़ाते हुए अटक अटक कर बोलने लगता है कि बात यह है कि मेरे ऐसे अजीब बर्ताव करने का असली कारण है क्योंकि, और घबराहट में जिन योंग के मुंह से पूरा का पूरा सच बाहर आ जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे अलावा मुझे बाकी सारी लड़कियां एक बेजान पत्थर की तरह नजर आती हैं। ये सुनते ही सुनवू एकदम सुन्न हो जाती है और ढलते सूरज की रोशनी में उसे बस आंखें फाड़कर घूरती रह जाती है। जिन योंग को अचानक अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। वो मन ही मन चीखता है कि जेसन भाई, मैंने अभी अपने मुंह से ये क्या बकवास निकाल दी। उधर जेसन भी अपना माथा पीट लेता है और निराशा से कहता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, तू तो गया। सुनवू इस अजीब और बड़े खुलासे को सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। अब बेचारे जिन योंग के हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो पसीने से भीग चुका है और डर से थर थर कांप रहा है कि अब पता नहीं सुनवू उसे क्या कहेगी। पर सुनवू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शरारती सी मुस्कान खिल उठती है। फिर सुनवू अपने कदम बढ़ाकर जिन योंग के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिन योंग घबराहट में अटकते हुए अपना नाम पार्क जिन योंग बताता है। तभी सुनवू कुछ ऐसा करती है जिससे जिन योंग के पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। वो अपना हाथ जिन योंग के सीने पर रखती है और एकदम कातिलाना और नशीले अंदाज में फुसफुसाते हुए कहती है कि ठीक है जिन योंग, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तुमने अभी अभी जो मेरे साथ किया ना, उसे फ्लर्टिंग कहते हैं। ये बात सुनते ही जिन योंग का दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बस उसे घूरता रह जाता है। उसे अचानक बचपन का वो दिन याद आता है जब उसके ख्याली दोस्त जेसन ने उसे जिंदगी जीने की सलाह दी थी। जेसन की एक सलाह थी कि दुनिया की सारी लड़कियों को बस एक पत्थर समझना। पर अब सामने सुनवू मुस्कुराते हुए वापस जा रही है और हाथ हिलाकर कहती है कि अगली बार जब हम मिलें तो मुझे हेलो जरूर बोलना। मतलब जेसन का ये पत्थर वाला मंत्र तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। फिर जेसन की दूसरी सलाह याद आती है कि लड़कियों को देखकर ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो और दिल मत लगाना। पर अब हम देखते हैं कि जिन योंग का चेहरा शर्म और खुशी से टमाटर जैसा लाल हो चुका है। वो अपने जोरों से धड़कते हुए सीने को पकड़कर खड़ा है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। जेसन का दूसरा और आखिरी प्लान भी पूरी तरह फेल हो चुका है। अब जिन योंग का दिमाग 7वें आसमान पर उड़ रहा है। ख्याली पुलाव तो देखो इसके, सीधा सुनवू के साथ शादी के सपने, फिर बच्चा जिसका नाम मिसुक होगा, फिर बच्चे का बड़ा होकर नखरे दिखाना और बुढ़ापे में एक साथ बिस्तर पर पड़े होना। भाई ने तो एक पल में पूरी जिंदगी जी ली। तभी जेसन उसे झकझोर कर ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाता है। जेसन उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने पूरे 5 साल बाद किसी असली लड़की का चेहरा देखा है, इसलिए तेरी अक्ल काम नहीं कर रही है। जिन योंग भी परेशान होकर कहता है कि जेसन, अब मेरा उससे छुपने वाला प्लान तो काम नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं? फिर जेसन एक उंगली उठाकर एकदम ज्ञानी बाबा की तरह समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हमारा असली लक्ष्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जेसन याद दिलाता है कि जब तूने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया था तो तूने उनके लिए सारी फीलिंग्स खत्म कर दी थी। इसी वजह से तू एकदम शांत रह पाता था और इसी वजह से तुझे लड़कियों से चोट लगना भी बंद हो गई थी। पर अब अचानक एक ऐसी लड़की सामने आ गई जो पत्थर नहीं दिखती, और यहीं पर इस पत्थर वाले मंत्र का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट शुरू होता है। जेसन ताना मारते हुए कहता है कि तेरे अंदर असली लड़की के चेहरे को झेलने की जीरो ताकत है मेरे भाई। तेरे अंदर का वो पुराना लूजर अब रेंकर बाहर आ रहा है। जिन योंग मुंह बनाते हुए सोचता है कि यार, ये लूजर वर्ड थोड़ा ज्यादा ही चुभने वाला हो गया। अब जिन योंग लंबी सांस लेकर मानता है कि यार जेसन, तू सही कह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा फिर से वही बचपन वाला हाल होगा। जेसन मूंछों पर ताव देते हुए कहता है कि मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। तुझे बस उस लड़की के सामने अपना कंट्रोल बनाए रखना सीखना होगा और खुद को उसके चेहरे की आदत डालनी होगी। फिर हम देखते हैं जिन योंग को स्कूल में जो दूर से सुनवू को घूर रहा है, पर भाई का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती करेले का जूस पिला दिया हो, एकदम गुस्से वाला और डरा हुआ। उधर सुनवू की पत्थर जैसी दोस्त उसे कोहनी मारते हुए चिढ़ाती है कि ओए देख, जिन योंग तेरी तरफ ही देख रहा है। सुनवू सोचती है कि यार, ये मुझे देख रहा है या मुझे घूरकर डराने की कोशिश कर रहा है। इधर जिन योंग के कंधे पर बैठा छोटा सा जेसन पूछता है कि अपना प्लान क्या था भाई। जिन योंग दांत पीसते हुए कहता है कि प्लान था उस लड़की के चेहरे को देखने की आदत डालना। जेसन पूछता है तो तूने अपनी शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है? कुछ शक्ल पर स्माइल ला मेरे भाई।
अब जिन योंग जेसन की बात मानकर एक स्माइल करने की कोशिश करता है, पर बाप रे बाप, ये स्माइल कम और किसी खूंखार विलन की खौफनाक हंसी ज्यादा लग रही है। इसे देखकर तो अच्छों की पैंट गीली हो जाए। सुनवू बेचारी तो इस डरावनी शक्ल को देखकर ही हक्की बक्की रह जाती है। सुनवू की दोस्त मजे लेते हुए कहती है कि अरे वाह, जिन योंग ने तो तुझे देखकर स्माइल पास की। सुनवू मन ही मन सोच रही है कि क्या इस बेवकूफ को लगता है कि हम उसे घूरते हुए नहीं देख पा रहे हैं। उसकी दोस्त कहती है कि शायद हाँ, वरना वो ऐसे खुल्लम खुल्ला क्यों घूरता। इधर जिन योंग उसी खौफनाक हंसी के साथ जेसन से कहता है कि इतनी दूर से तो वो मुझे पक्का नहीं देख पा रही होगी ना, तो क्या मुझे सच में अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सुधारने की जरूरत है। जेसन भी कांपते हुए कहता है कि हाँ भाई, प्लीज सुधार ले, क्योंकि तेरी ये शक्ल देखकर मुझे ही बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर जिन योंग झटके से पीछे मुड़ता है और कहता है कि चलो अब यहां से चलते हैं, वरना लोग मुझे ऐसे घूरते देखकर कुछ गलत ही मतलब निकाल लेंगे। और पीछे सुनवू उसे जाते हुए अपनी प्यारी सी लाल गालों वाली स्माइल के साथ बस देखती रह जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी खूबसूरत सुनवू अपनी दोस्त सुक्यूंग से बात कर रही है। सुनवू पूछती है कि यार, क्या तुम उस चश्मे वाले लड़के को जानती हो। सुक्यूंग चहकते हुए बताती है कि अरे उसे कौन नहीं जानता, वो जिन योंग है और लड़कियों के बीच काफी मशहूर है। सुनवू हैरानी से पूछती है कि सच में। सुक्यूंग बताती है कि हाँ, कुछ लड़कियों ने उससे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने किसी को घास ही नहीं डाली। उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। फिर सुक्यूंग आगे गपशप लड़ाते हुए बताती है कि जिन योंग को डेटिंग शेटिंग से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने काम से काम रखता है। एकदम वो कूल डूड टाइप का लड़का है और शायद इसीलिए लड़कियां उस पर मरती हैं। फिर सुक्यूंग मजे लेते हुए सुनवू को छेड़ती है कि तू ये सब क्यों पूछ रही है। कहीं तू भी तो उस पर फिदा नहीं हो गई क्योंकि वो तुझे लगातार घूरे जा रहा था। ये सुनकर सुनवू हड़बड़ा जाती है और बचाव करते हुए कहती है कि क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में वही ढलते सूरज वाला पल घूमने लगता है जब जिन योंग ने उसके सामने वो अजीब सा राज खोला था। सुनवू अपने ख्यालों में खो जाती है और मन ही मन सोचती है कि एक बात है जो मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है। आखिर उस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। उधर क्लासरूम में हमारा मजनू जिन योंग अपने ख्याली दोस्त जेसन से बहस कर रहा है। जिन योंग कहता है कि यार जेसन, मैं जितना भी सोचूं मुझे तेरा ये प्लान बिल्कुल बकवास लग रहा है। जेसन पूछता है कि ऐसा क्यों भाई। जिन योंग अपना सिर खुजाते हुए समझाता है कि देख, तेरे प्लान के हिसाब से मुझे उसके चेहरे की आदत डालनी है, पर इसके लिए मुझे पागलों की तरह उसका पीछा करना पड़ेगा और उसे घूरते रहना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं किसी खौफनाक स्टॉकर जैसा लगूंगा। लोग मुझे और भी ज्यादा अजीब समझेंगे। जेसन अपना माथा पीटते हुए ताना मारता है कि यार, एक तरफ लूजर बनना और दूसरी तरफ स्टॉकर, क्या गजब की चॉइस है तेरी। क्या तू सच में अपनी बेइज्जती करवाकर मरना चाहता है। तभी जिन योंग के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है कि क्या हो अगर मैं उसे असलियत में घूरने के बजाय उसकी फोटो देखता रहूं। अगर मुझे उसका इंस्टा आईडी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जेसन एकदम खुश होकर थम्स अप देता है और कहता है कि वाह मेरे शेर, क्या धांसू आइडिया है। तो जा और सीधा उससे उसका इंस्टा आईडी मांग ले। जिन योंग की तो हवा टाइट हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए पूछता है कि क्या सीधा जाकर मांग लूं, क्या तेरे पास कोई और अच्छा प्लान नहीं है। जेसन भी एकदम सख्त होकर कहता है कि छुप छुप कर उसका इंस्टा खोजना और भी बड़े लूजरों वाला काम है, इसलिए चुपचाप जाकर मांग ले। जिन योंग बेचारा रोतलू शक्ल बनाकर कहता है कि यार तू बहुत जालिम है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के गलियारे में जिन योंग कांपते हुए हाथों से अपना फोन सुनवू के सामने बढ़ाता है। उसके चेहरे पर पसीना है और वो बुरी तरह घबरा रहा है। वो हकलाते हुए पूछता है कि क्या मुझे तुम्हारा इंस्टा आईडी मिल सकता है। और सामने हमारी सुनवू एकदम हैरान होकर उसे देख रही है। अब देखते हैं कि सुनवू बड़ी ही आसानी से मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिन योंग तो मन ही मन झूम उठता है कि अरे वाह। सुनवू कहती है कि जल्दी से ऐप खोलो, मैं खुद अपनी आईडी टाइप कर देती हूं। जिन योंग का दिल तो खुशी से नाचने लगता है कि यार ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान निकला। फिर सुनवू जैसे ही फोन की स्क्रीन पर नजर डालती है, उसका चेहरा अचानक अजीब हो जाता है। वो एकदम हैरान होकर बोलती है कि हैं। स्क्रीन पर जिन योंग की एकदम ताजी बनी हुई इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुली है, जिस पर 0 पोस्ट, 0 फॉलोवर और 0 फॉलोइंग है। मतलब खाता एकदम खाली है। अब सुनवू अपनी हंसी रोक नहीं पाती और पूछती है कि ओए जिन योंग, क्या तुमने ये अकाउंट अभी अभी बनाया है। जिन योंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो हकलाते हुए कहता है कि हाँ वो मैंने अभी बनाया, पर क्यों। वो बहाना मारता है कि मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए जल्दीबाजी में अभी बना लिया, क्या कोई दिक्कत है। ये सुनते ही सुनवू जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती है। बेचारा जिन योंग सोच में पड़ जाता है कि यार ये इतनी पागलों की तरह हंस क्यों रही है।
इधर सुनवू अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए और मजे लेते हुए पूछती है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि अकाउंट बनाने के बाद मैं वो पहली इंसान हूं जिसे तुमने खोजना चाहा। ये बात सुनते ही जिन योंग के दिमाग में जैसे बम फट जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचता है कि बाप रे, ये तो एकदम सही कह रही है। सुनू हंसते हंसते लोटपोट हो रही है कि हे भगवान, ये कितना फनी है यार। इधर जिन योंग अपने बालों को नोचते हुए मन में रोता है कि मैं अपने फोटो वाले प्लान के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वो घबराकर जेसन से पूछता है कि जेसन भाई, अब मैं क्या करूं। जेसन भी एकदम मायूस होकर कहता है कि बेटा, अब तो तेरी बैंड बच चुकी है। अब जिन योंग की पूरी तरह से हवा टाइट हो चुकी है। वो हड़बड़ाते हुए और हाथ पैर मारते हुए सफाई देने लगता है कि मेरा मतलब है, हाँ ये सच है, पर वो इसलिए क्योंकि अकाउंट बनाने के बाद तुम ही मुझे सामने दिखी थी, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। पर अंदर ही अंदर जिन योंग रो रहा है कि नहीं यार, मेरा अंदर का वो पुराना लूजर फिर से बाहर आ रहा है। सुनवू उसकी ये हड़बड़ाहट देखकर और भी मजे लेने के मूड में आ जाती है। वो एकदम उसके करीब आती है, अपनी कातिलाना अदा दिखाती है और कहती है कि ठीक है मान लिया, पर क्या तुम मेरा नंबर जानने के लिए उत्सुक नहीं हो। भाई साहब, ये सुनते ही जिन योंग के तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। उसकी आंखें और चश्मा दोनों गोल हो जाते हैं और मुंह से बस के अलावा कुछ नहीं निकलता। फिर सुनवू अचानक खेल पलट देती है। वो जोर से हंसते हुए उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारती है और कहती है कि अरे मजाक कर रही थी बाबा, तुम्हारे रिएक्शन सच में बहुत मजेदार होते हैं। वो फोन वापस देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें फॉलो कर लिया है, ये लो अपना फोन। जिन योंग कांपते हाथों से फोन लेता है। सुनवू वहां से जाते हुए पलटकर नखरे से कहती है कि अब मेरी ढेर सारी पोस्ट्स को लाइक करना मत भूलना, बाय। और हमारा बेचारा जिन योंग एकदम बुद्ध बनकर वहीं खड़ा रह जाता है। वहां खड़े खड़े जिन योंग के दिमाग में फिर से वही ख्याली पुलाव वाली रोमांटिक फिल्म शुरू हो जाती है। वही सुनवू से शादी, बच्चे का नाम मिसुक रखना, फिर बच्चों का नखरा और बुढ़ापे तक का सपना। तभी उसका ख्याली दोस्त जैसन उसके कंधे पर बैठकर जोर से चिल्लाता है कि ओए, अपने दिमाग की ये फालतू फिल्म चलाना बंद कर। जिन योंग अचानक झटके से होश में आता है और कहता है, ओह, अब रात का समय हो चुका है। हमारी खूबसूरत सुनवू अपने कमरे में बड़े मजे से बिस्तर पर लेटी हुई है। वो अपना फोन चला रही है और अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वो फोन की स्क्रीन देखकर एकदम हैरान और खुश होकर कहती है कि हाहा, ये आखिर है क्या चीज। फिर हम देखते हैं कि आखिर सुनवू के फोन में ऐसा क्या है जिसने उसे इतना हंसा दिया। अरे भाई, ये तो हमारे जिन योंग की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। हमारे सख्त लौंडे ने स्कूल के बाद हिम्मत करके अपनी एक सेल्फी अपलोड कर ही दी, पर भाई की सेल्फी खींचने की कला एकदम बकवास है। उसने चश्मा पहने हुए इतनी अजीब और फनी शक्ल बनाई है कि कोई भी अपनी हंसी ना रोक पाए। सुनवू वो फोटो देखकर सोचती है कि हे भगवान, इस लड़के का फोटो खींचने का तरीका सच में बहुत ही भयानक और फनी है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा मजनू जिन योंग अपने कमरे में नीले रंग के नाइट सूट में एकदम घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रहा है। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है कि उसके उस अजीब से अकाउंट पर क्या चल रहा है। तभी अचानक रात के अंधेरे में उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है। अब फोन पर एक बहुत ही धमाकेदार नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन है रात के 12:19 का और उस पर लिखा है कि जंग सुनवू ने तुम्हारी फोटो को लाइक किया है। ओहो, रात के सन्नाटे में जिन योंग की बिल्डिंग के ऊपर एक प्यारा सा लाल रंग का दिल वाला आइकन हवा में चमक उठता है। अब हम देखते हैं कि सुनवू की दोस्त सुक्यूंग एकदम हैरानी से पूछती है कि क्या सच में दोयोन ने तुमसे तुम्हारी इंस्टा आईडी मांगी। सुनवू मजे लेते हुए बताती है कि हाँ, और वो भी एकदम नया अकाउंट बनाकर जो उसने अभी अभी खोला था। सुक्यूंग तो खुशी से उछल पड़ती है और कहती है कि भाई साहब, पक्का वो लड़का तुम पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका है। तभी सुनवू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सुक्यूंग से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि दोयोन को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ मेरे आसपास ही ऐसा अजीब बर्ताव करता है। सुक्यूंग कहती है कि हाँ, 100% सच है। ये सुनकर सुनवू एक कातिलाना स्माइल देती है और कहती है कि तो क्या मैं अभी तुम्हें ये साबित करके दिखाऊं। सुक्यूंग पूछती है कि कैसे। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही मजेदार ड्रामा। सुक्यूंग दोयोन के सामने जाने के लिए तैयार होती है और अचानक से जमीन पर गिरने की एक्टिंग करती है। वो एकदम मासूम सी शक्ल बनाकर मीठी आवाज में कहती है कि उई माँ, मैं तो गिर गई। सुक्यूंग को बहुत जोर से चोट लग गई। कितना अच्छा होता अगर दोयोन मुझे अपने हाथों से उठा लेता। अब हमारा सख्त लौंडा दोयोन वहीं खड़ा है। उसकी नजरों में तो सुक्यूंग एक पत्थर है। वो बिना कोई भाव दिए उसे घूरता है और फिर जो होता है उसे देखकर तो तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। दोयोन ने मदद करने के लिए सुक्यूंग का हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ा, बल्कि उसने पीछे से उसकी हुडी का कपड़ा ऐसे पकड़ा और उसे झटके से सीधा खड़ा कर दिया। बेचारी सुक्यूंग की तो गर्दन ही अटक गई और उसके मुंह से बस उख निकल गया।
इसके बाद दोहयोन बिना कुछ बोले एकदम स्वैग में वहां से चला जाता है। सुक्यूंग तो हक्की बक्की रह जाती है और पीछे खड़ी सुनवू पागलों की तरह जोर जोर से ठहाके मार रही है। सुनवू हंसते हुए कहती है कि हा हा हा, उसने तुम्हें जमीन से ऐसे उखाड़ कर उठाया जैसे कोई खेत से मूली उखाड़ रहा हो। सुक्यूंग बेइज्जती महसूस करते हुए गुस्से में बड़बड़ाती है कि यार सुनवू, तुम एकदम सही कह रही थी, ये लड़का तो सच में एक नंबर का पागल है। अब सीन बदलता है और हम दोहयोन को रास्ते में घर जाते हुए देखते हैं। वो फोन में सुनवू की फोटो को घूरे जा रहा है। उसका ख्याली दोस्त जेसन कंधे पर बैठकर पूछता है कि क्या बात है मेरे शेर, क्या अब तुझे सुनवू के चेहरे की आदत हो गई है? दोहयोन के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं पता यार, मैं उसकी फोटो को बहुत बार देख चुका हूं, लेकिन हर बार उसे देखकर मुझे कुछ अलग ही फील होता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सुनकर जेसन एकदम सीरियस हो जाता है और दाढ़ी खुजाते हुए कहता है कि बेटा, लगता है तुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, हमें इस बीमारी की असली जड़ तक पहुंचना होगा। दोहयोन मासूमियत से पूछता है कि असली जड़? जेसन कहता है कि हाँ, आखिर वो दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की क्यों है जो तुझे पत्थर नहीं दिखती? आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? दोहयोन भी सोच में पड़ जाता है। अब दोहयोन रास्ते में चलते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है। वो सोचता है कि चलो इस बीमारी की कुछ थ्योरी बनाते हैं। तभी अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके मुंह से घबराहट में निकलता है, अरे रुको, सामने हमारी सुनवू खड़ी है। दोहयोन की तो हवा टाइट हो जाती है। वो घबराकर सोचता है कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, आखिर ये यहां क्या कर रही है? और तभी सुनवू की नजर हमारे मजनू पर पड़ जाती है। सुनवू हाथ हिलाकर बड़े प्यार से बोलती है कि अरे दोहयोन। हेलो। दोहयोन तो डर के मारे ऐसे उछलता है जैसे किसी ने उसे जोर का करंट लगा दिया हो। वो मन ही मन रोते हुए कहता है उग। फिर वो हिम्मत करके पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो? सुनवू बड़ी ही मासूम शक्ल बनाकर कहती है कि मुझे घर जाने के लिए बस लेनी है, लेकिन मेरे पास बस का किराया ही नहीं है। दोहयोन हैरानी से पूछता है कि अच्छा, सच में? तुम रहती कहाँ हो? सुनवू जवाब देती है कि सैमो विलेज अपार्टमेंट्स में। ये सुनते ही दोहयोन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो कहता है कि क्या, अगर तुम सैमो विलेज अपार्टमेंट्स में रहती हो तो तुम पैदल ही जा सकती हो ना, वो तो बिल्कुल सामने ही है। सुनवू नजरें चुराते हुए नाटक करती है कि पैदल जाना इतना भी आसान नहीं है। दोहयोन पूछता है कि क्यों भाई, आसान क्यों नहीं है? अब सुनवू अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ती है और एकदम बेचारी बनकर कहती है कि मुझे न खून की कमी की पुरानी बीमारी है। दोहयोन बेचारा एकदम सीधा साधा इंसान है। वो अपना पर्स निकालकर अपने सारे पैसे सुनवू की तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, क्या तुम इन्हें बस के किराए के लिए इस्तेमाल करना चाहोगी? सुनवू तुरंत हाथ हिलाकर मना कर देती है कि अरे नहीं नहीं। सुनवू मजे लेते हुए कहती है कि अगर मैं तुमसे पैसे लूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं तुमसे हफ्ता वसूल रही हूं, इसलिए दोहयोन तुम बस मुझे पैदल मेरे घर तक छोड़ाओ। दोहयोन की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए कहता है क्या? सुनवू आगे बढ़ते हुए नखरे से कहती है कि तुम सच में मुझे यहां अकेला तो नहीं छोड़ने वाले ना? चलो इस तरफ से। दोहयोन वहीं खड़ा खड़ा बिजली का झटका खाए हुए सोचता है कि यार, ये अचानक से क्या मुसीबत गले पड़ गई। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक साथ घर की तरफ जा रहे हैं। सुनवू एकदम चहकते हुए बिना रुके लगातार बकबक कर रही है। वो बता रही है कि पता है सुक्यूंग ने क्या कहा, और हमारा सख्त लौंडा दोहयोन एकदम रोबोट की तरह कड़क होकर उसके बगल में चुपचाप चल रहा है। दोहयोन का चेहरा शर्म से पूरा टमाटर जैसा लाल हो चुका है। वो मन ही मन घबराते हुए सोच रहा है कि मुझे तो इसका एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। सुनवू बोलते बोलते अचानक पूछती है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? दोहयोन के दिमाग में तो अलग ही तूफान चल रहा है। वो सोचता है कि ये सब कितनी जल्दी हो गया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे अकेले एक साथ पैदल चलेंगे। ईमानदारी से कहूं तो ये सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब और अनकंफर्टेबल हो गई है। अब दोहयोन के दिमाग में अपने बीते हुए कल की एक बहुत ही दर्दनाक याद ताज़ा हो जाती है। असल में ये सब अनकंफर्टेबल लगने के पीछे एक पुरानी कहानी है। बचपन में एक किम मिंजी नाम की लड़की थी, जिसके घर का रास्ता बिल्कुल दोहयोन के घर के रास्ते से मिलता था। रोज स्कूल के बाद दोनों एक साथ पैदल घर जाते थे, और जैसा कि होता है, मासूम दोहयोन को उस लड़की से प्यार होने लगा। पर एक दिन कुछ लड़कों ने उन्हें साथ देखकर चिढ़ाना शुरू कर दिया कि ओए, क्या दोहयोन और किम मिंजी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये सुनते ही उस लड़की ने ऐसी खौफनाक शक्ल बनाई और चिल्लाकर बोली कि क्या बकवास है, भला इसके जैसे लूजर लड़के को कौन डेट करेगा? भाई साहब, उस दिन के बाद से उस लड़की ने दोहयोन के साथ घर जाना ही छोड़ दिया और बेचारे के प्यार का इजहार करने से पहले ही उसका बुरी तरह पोपट हो गया। यही वजह है कि अब सुनवू के साथ ऐसे पैदल चलते हुए दोहयोन की हवा टाइट हो रही है।
वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, बस जल्दी से ये रास्ता कट जाए। वो खुद को तसल्ली देता है कि चलो कोई बात नहीं, कल से तो सुनवू वैसे भी बस से ही जाएगी, इसलिए ये मुसीबत कल दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही भारी आवाज आती है। आहा! दोह्योन झटके से पीछे मुड़ता है और देखता है कि सुनवू बुरी तरह से हाँफते हुए जमीन पर बैठी है। दोह्योन घबराकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम गिर गई? सुनवू एकदम रोतलू शक्ल बनाकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है कि उफ, ये पहाड़ी वाला रास्ता, मैंने बताया था ना, मुझे खून की कमी की पुरानी बीमारी है। सुनवू अपना हाथ आगे बढ़ाकर एकदम मासूमियत से पूछती है कि क्या तुम मुझे चलने में मदद करोगे? दोह्योन हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है मेरे दोस्तों। हमारा सख्त लौंडा दोह्योन इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। उसने सुनवू का हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ा, बल्कि दूर से ही बस उसे हल्का सा सहारा दिया। अब सुनवू उसके बहुत करीब आ जाती है और उसे सहारा लेते हुए कहती है कि चलो थोड़ा धीरे चलते हैं। सुनवू जानबूझकर हाँफते हुए कहती है कि उफ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अब सुनवू इतनी करीब है कि दोह्योन के दिल की धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भाग रही हैं। वो मन ही मन सोचता है कि सत्यानाश, अब मेरे दिमाग में फिर से वो शादी और बच्चों वाली रोमांटिक फिल्म चालू होने वाली है। तभी सुनवू मजे लेते हुए धीरे से हंसती है और एक ऐसा बम फोड़ती है कि दोह्योन के होश ही उड़ जाते हैं। सुनवू कहती है कि वैसे उस टाइम तुमने सुक्यूंग को तो जमीन से ऐसे उखाड़ा था जैसे कोई मूली हो और मुझे सहारा दे रहे हो। दोह्योन तो जैसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वो बुरी तरह घबराकर हकलाते हुए कहता है कि कबियोमाए बा, क्या बकवास कर रही हो? कौन सुक्यूंग? मैं किसी सुक्यूंग को नहीं जानता। सुनवू उसकी इस हड़बड़ाहट पर और भी ज्यादा हंसने लगती है। फिर वो अपने घर के पास पहुंचकर मुड़ती है और कहती है कि चलो मैं घर आ गई, आज के लिए यहीं पर बाय बाय। दोह्योन के सीने में अटकी हुई सांस में सांस आती है और वो कहता है कि हाँ बाय। वहां से निकलते ही दोह्योन को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। वो चैन की सांस लेते हुए सोचता है कि बाप रे, ये कितना अजीब और अनकंफर्टेबल था। शुक्र है कल मुझे ये सब दोबारा नहीं सहना पड़ेगा। बस कल इसके पास बस का किराया हो और ये अपनी खून की कमी का कोई अच्छा सा इलाज करवा ले। अब मेरे दिमाग के वो सारे फालतू और रोमांटिक ख्याली पुलाव हमेशा के लिए बंद। इधर सुनवू उसे जाते हुए देख रही है। तभी अचानक सुनवू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है कि अरे यार शिट, मैं तो एक बहुत जरूरी बात बताना भूल ही गई। वो झटके से पीछे मुड़ती है और उधर दोह्योन मस्त अपने स्वैग में जा रहा होता है कि तभी पीछे से सुनवू की मीठी सी आवाज आती है, ओए दोह्योन। दोह्योन के तो जैसे करंट लग जाता है और वो झटके से मुड़ता है। सुनवू दौड़ते हुए उसके पास आती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और गालों पर हल्की सी लाली है। वो एक आंख मारते हुए और बड़ी ही कातिलाना स्माइल के साथ कहती है कि मेरी पॉकेट मनी आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कल भी मैं तुम्हारे ही भरोसे हूं, ठीक है ना? भाई साहब, ये सुनते ही दोह्योन का तो जैसे पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बस सुनवू को घूरता रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि अरे यार, भागकर तो ये आई है, फिर ये चक्कर मुझे क्यों आ रहे हैं। अब दोह्योन अपने रास्ते जा रहा है। वो मन ही मन खुद को बहुत बड़ा सख्त लौंडा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि यार, तुमने ही तो कहा था कि ये सब कितना अजीब है और तुम उससे बचकर रहना चाहते हो, और तुम यही तो मना रहे थे कि ये रास्ता जल्दी से खत्म हो जाए। तभी उसका माचो ख्याली दोस्त जैसन हवा में उड़ता हुआ आता है और एकदम मजे लेते हुए पूछता है कि ओ ए मेरे दोस्त, अगर तू सच में उससे दूर रहना चाहता है तो जरा मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पर ये कैसी गजब की खुशी छाई हुई है। और भाई साहब, नजारा तो देखो। ढलते सूरज की प्यारी सी रोशनी में हमारा पत्थर दिल दोह्योन एकदम टमाटर की तरह लाल होकर ब्लश कर रहा है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बेवकूफों वाली स्माइल है। वो अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहा है कि सुनवू ने उसे कल फिर से साथ चलने को कहा। तभी दोह्योन की नजर पीछे जाती है और वो एकदम शॉक में आ जाता है। सामने सुनवू जमीन पर धड़ाम से गिरी पड़ी है और बुरी तरह से हाँफ रही है। दोह्योन की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वो घबराकर जोर से चिल्लाता है, सुनवू, क्या तुम ठीक हो? वो टेंशन में कहता है कि यार, तुम्हें इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? तुम तो वैसे ही बीमार हो, अभी के लिए बस शांति से यहीं बैठी रहो और आराम करो। फिर अगले दिन हम स्कूल का एक बहुत ही मजेदार नजारा देखते हैं। सुनवू क्लास में आती है और देखती है कि उसकी दोस्त सुक्यूंग हवा में जोरदार लात घूंसे चला रही है। सुनवू एकदम हैरानी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? सुक्यूंग एकदम खतरनाक निंजा की तरह किक की प्रैक्टिस करते हुए कहती है कि मैं अपनी लो किक को और भी ज्यादा मजबूत बना रही हूं। सुनवू मासूमियत से पूछती है कि पर क्यों? सुक्यूंग अपने दांत पीसते हुए और एकदम गुस्से में भड़कते हुए जवाब देती है कि ताकि मैं उस दोह्योन को पकड़कर बुरी तरह पीट सकूं और उसका सारा स्वैग निकाल सकूं।
कल उसने मुझे जमीन से एक मूली की तरह जो उखाड़ा था, आज मैं उसे ऐसा मारूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब हम सीधे दोहयोन के कमरे में चलते हैं, जहां एक अलग ही पंचायत चल रही है। हमारा माचो ख्याली दोस्त जेसन बिना शर्ट के अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एकदम सीरियस होकर कहता है कि चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल बात छोड़ी थी। आखिर पूरी दुनिया में अकेली सुनवू ही वो लड़की क्यों है जो तुम्हें पत्थर जैसी नहीं दिखती? दोहयोन उसकी बात छोड़कर अजीब सी शक्ल बनाकर पूछता है कि भाई पहले ये बता तूने अपनी शर्ट क्यों उतार रखी है। जेसन भी एकदम कूल डूड बनकर जवाब देता है कि अरे यार बहुत गर्मी लग रही है। फिर दोहयोन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है कि सुनवू एक ऐसी लड़की है जो अचानक से मेरी जिंदगी में कहीं से भी टपक पड़ी, और मेरी सबसे तगड़ी थ्योरी ये है कि वो मुझे पत्थर इसलिए नहीं दिखती क्योंकि। ये बोलते बोलते दोहयोन अचानक शांत हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। जेसन भी एकदम आगे खिसककर बेताबी से पूछता है कि क्या सच में सिर्फ यही एक कारण हो सकता है? दोहयोन परेशानी में कहता है कि मुझे तो इसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। अब मामला थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो रहा था, इसलिए दोहयोन बात को टालने के लिए तुरंत अपना बैग उठाता है और कहता है कि यार इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे, अभी मुझे स्कूल के लिए निकलना चाहिए। जेसन भी हार मानकर कहता है कि ठीक है भाई। दोहयोन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, अचानक घर का माहौल एकदम शांत और भारी हो जाता है। सामने उसके पापा खड़े हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा थकावट और टेंशन है। वो भारी आवाज में पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो? दोहयोन बिना कोई भाव दिए बस खड़ा रहता है। उसके पापा फिर धीरे से पूछते हैं कि क्या तुम रात को ठीक से सो पाए थे? दोहयोन चुपचाप थोड़ा झुककर उन्हें नमस्ते करता है। बाप और बेटे के बीच का ये अजीब सा सन्नाटा सच में बहुत कुछ कह रहा है। तभी दोहयोन बिना नजरें मिलाए कहता है कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। उसके पापा उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने आज किमची जिगे बनाया है। ये सुनते ही दोहयोन के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं और वो बात टालते हुए कहता है कि अच्छा, मैं स्कूल से वापस आकर खा लूंगा। पापा उसे हिदायत देते हैं कि अपना खाना ठीक से खा लेना। दोहयोन धीरे से कहता है जी पापा, और फिर दोहयोन घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वो दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूं। अब हमारा मजनू दोहयोन स्कूल के गलियारे में चल रहा है। वो अपने कंधे पर बैठे ख्याली दोस्त जेसन से कहता है कि जेसन, अगर तेरी थ्योरी सच निकली तो क्या अब मुझे जिंदगी भर उस सुनवू के इशारों पर नाचना पड़ेगा? जेसन मजे लेते हुए कहता है कि भाई अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोहयोन रोतलू शक्ल बनाकर कहता है कि मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूं कि तेरी ये बकवास थ्योरी गलत ही साबित हो। जेसन उसे तसल्ली देता है कि ज्यादा टेंशन मत ले मेरे शेर। तभी अचानक सामने से सुक्यूंग रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। वो दोहयोन को घूरते हुए फुल एटीट्यूड में कहती है कि ओए दोहयोन, मैं तुझे पीटने वाली हूं। दोहयोन एकदम अजीब सी शक्ल बनाकर पूछता है कि क्यों भाई, मैंने क्या किया? सुक्यूंग गुस्से में लाल होकर चिल्लाती है कि मैंने पूरी रात जागकर लोकिक मारने की प्रैक्टिस की है ताकि मैं तेरी हड्डियां तोड़ सकूं। पर भाई साहब, दोहयोन का जवाब सुनकर तो तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। वो एकदम सीधे मुंह पूछता है कि रुको, तुम हो कौन? बेचारी सुक्यूंग की तो जैसे किसी ने सरेआम इज्जत ही लूट ली। वो जमीन पर बैठकर अपना माथा पीटते हुए कहती है कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरी इतनी भयानक बेइज्जती नहीं की। फिर दोहयोन बिना कोई भाव दिए सुक्यूंग की हुडी को पीछे से पकड़कर उसे फिर से एक मूली की तरह हवा में टांग देता है। सुक्यूंग हवा में हाथ पैर मारते हुए कहती है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वो अपनी 3 उंगलियां दिखाकर एकदम बॉस की तरह कहती है कि मैं बहुत दरियादिल हूं, इसलिए तुझे सिर्फ 3 लोग मारूंगी, चल जल्दी से मार खाने के लिए तैयार हो जा। दोहयोन एकदम पोकर फेस बनाकर कहता है कि क्या बकवास है, मैं भला मार क्यों खाऊंगा? तभी सुक्यूंग झटके से छलांग लगाती है और खींचकर दोहयोन के पैर पर एक जोरदार किक जड़ देती है। वो चिल्लाती है कि अपना मुंह बंद रख चश्मे वाले बेवकूफ। दोहयोन दर्द से तिलमिला उठता है और चिल्लाता है, आह तेरा दिमाग खराब है क्या? और पसीने से भीगकर हवा की स्पीड से भागने लगता है। और उसके पीछे पीछे सुक्यूंग एकदम खुखार निंजा की तरह फुल स्पीड में उसे दौड़ा रही है। सुक्यूंग हवा में उड़ते हुए एक और जोरदार फ्लाइंग किक मारने के लिए दोहयोन के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। दोहयोन आगे आगे भाग रहा है और सुक्यूंग उसे पीटने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और ठीक उसी समय पास वाले दरवाजे से हमारी खूबसूरत सुनवू बाहर निकलती है। वो बेचारी एकदम हैरानी से पूछती है कि अरे यहाँ क्या हो रहा है, इतनी शोर शराबा क्यों मचा रखा है? और फिर जो होता है उसकी तो किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सुक्यूंग की वो हवा में उड़ती हुई जोरदार किक दोहयोन को लगने के बजाय सीधा बेचारी सुनवू के पैर पर जा लगती है। भयंकर जोरदार टक्कर होती है और सुक्यूंग के मुंह से घबराहट में निकलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनवू दर्द के मारे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर दोहयोन के तो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। वो हड़बड़ाकर जोर से चिल्लाता है, सुनवू,
वो पागलों की तरह अपनी क्रश को बचाने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में दोहयोन का पैर फर्श पर बुरी तरह फिसल जाता है। और फिर होता है सबसे बड़ा धमाका। दोहयोन फिसलकर हवा में उछलता है और सीधा मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। इतनी जोर की टक्कर होती है कि दोहयोन की नाक की हड्डी ही चटक जाती है। अब नज़ारा एकदम देखने लायक है दोस्तों। स्कूल के गलियारे में तीनों के तीनों जमीन पर गिरे पड़े हैं। एक बेचारे का पैर टूट गया, दूसरे की नाक टूट गई और तीसरी बेचारी सदमे में है। क्या गजब का रायता फैला है भाई। अब हम सीधे स्कूल के मेडिकल रूम में आ गए हैं। सुक्यूंग बेचारी एकदम रोतलू शक्ल बनाकर माफी मांग रही है कि मुझे सच में बहुत अफसोस है। सुनवू बिस्तर पर बैठी है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। मन ही मन सोच रहा है कि यार ये सुक्यूंग हमेशा से ही ऐसी अजीब और पागल है। पर असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। दोहयोन के तो जैसे पसीने ही छूट जाते हैं। वो सोचता है कि हे भगवान, अब मैं फिर से इस सुनवू के साथ एकदम अकेला रह गया हूं। वो घबराकर अपने ख्याली दोस्त को बुलाता है कि जेसन भाई मुझे बचा ले। और जेसन नवाबों की तरह चाय की चुस्कियां ले रहा है। वो एकदम कूल डूड बनकर अंग्रेजी झाड़ते हुए कहता है कि भाई चाय का समय हो गया है, और देख अपने अंदर के उस पुराने लूजर को फिर से बाहर मत आने देना। दोहयोन गहरी सांस लेकर खुद को समझाता है कि जेसन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं सुनवू के साथ अकेला हूं, इसलिए मुझे पूरा ध्यान रखना होगा कि मेरे मुंह से कोई भी बेवकूफ़ी वाली बात ना निकल जाए। तभी सुनवू एकदम नॉर्मल तरीके से पूछती है कि दोहयोन, क्या तुम्हें पता है आज लंच में क्या मिलने वाला है? दोहयोन थोड़ा सोचकर कहता है कि शायद आज फ्राइड येलो क्रोकर मछली मिलेगी। सुनवू तो खुशी से उछल पड़ती है और चहकते हुए कहती है कि अरे वाह, आज तो एकदम बढ़िया खाना मिल रहा है, मजा आ जाएगा। फिर सुनवू बातों ही बातों में पूछती है कि दोहयोन, क्या तुम स्कूल आने से पहले नाश्ता करते हो? दोहयोन आराम से जवाब देता है कि नहीं, मैं अक्सर नाश्ता नहीं करता। सुनवू हैरानी से पूछती है कि क्यों भाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? दोहयोन थोड़ा उदास होकर बताता है कि असल में मेरे पापा सुबह हमेशा घर पर ही होते हैं और उनके साथ रहना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं जल्दी से बिना खाए ही घर से निकल आता हूं। सुनवू बहुत ही प्यार से समझाती है कि तुम्हें अपने पापा के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोहयोन भी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अब यहां अचानक दोहयोन का दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसे वो पल याद आता है जब उसने सुनवू को पहली बार देखा था और उसके मुंह से निकल गया था कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। दोहयोन सुनवू को घूरते हुए मन ही मन सोचता है कि पहले मुझे लगा था कि मैंने वो बात बस इसलिए बोल दी थी क्योंकि मैंने सालों से किसी असली लड़की का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन अब जब मैं इसे इतने करीब से देख रहा हूं तो ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो पूरी तरह से सुनवू की खूबसूरती में खो चुका है और अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा है। तभी सुनवू एक बहुत ही कातिलाना स्माइल देती है और सीधे दोहयोन की आंखों में देखकर मजे लेते हुए पूछती है कि ओए, क्या घूर रहे हो? क्या मैं सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं? भाई साहब, ये सुनते ही दोहयोन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हड़बड़ाकर जोर से चिल्लाता है, आह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि। दोहयोन की ऐसी हालत देखकर सुनवू जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अरे सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हमारा बेचारा दोहयोन एकदम सुन्न होकर सोच रहा है कि बाप रे, क्या इस लड़की ने अभी अभी मेरे मजे लिए? अब सुनवू अपनी कातिलाना स्माइल के साथ जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि हाहा दोहयोन, तुम्हें चिढ़ाने में सच में बहुत मजा आता है। दोहयोन बेचारा हड़बड़ाते हुए पूछता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? सुनवू मजे लेते हुए कहती है कि मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने अभी कहा। फिर सुनवू आगे बोलती है कि तुम इतनी जल्दी घबरा जाते हो ना कि जैसे ही कोई तुम्हें थोड़ा सा छेड़ता है तुम एकदम हक्के बक्के रह जाते हो, और जब तुम घबराते हो तो तुम्हारे मुंह से एकदम अजीब अजीब और फनी बातें निकलने लगती हैं। दोहयोन शर्म से पानी पानी हो जाता है और धीरे से कहता है कि सॉरी यार, लेकिन सुनवू एकदम प्यार से उसकी तरफ देखकर कहती है कि अरे नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये अजीब बर्ताव और घबराना मुझे सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद दोहयोन का दिमाग जैसे पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो मन ही मन बहुत गहराई में सोच रहा है कि क्या मेरा ख्याली दोस्त जेसन सच में सही कह रहा था? जंग सुनवू एक ऐसी लड़की है जो अचानक से मेरी जिंदगी में कहीं से भी टपक पड़ी, और मेरी सबसे बड़ी और पक्की थ्योरी यही है कि वो दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की क्यों है जो मुझे पत्थर जैसी नहीं दिखती। इसका सीधा सा जवाब है कि मुझे पहली ही नज़र में सुनवू से सच्चा प्यार हो गया था। दोहयोन लंबी सांस लेकर खुद से कहता है कि यार, इस वक्त मुझे इस कारण के अलावा और कोई दूसरी वजह समझ ही नहीं आ रही है। अब अचानक सीन बदलता है और हमें एकदम धांसू एक्शन देखने को मिलता है। यहां हमारी खूबसूरत सुनवू का दिमाग पूरी तरह सटक जाता है। वो एकदम खूंखार एक्शन हीरो की तरह कहती है कि चलो अब तुम्हारे सबक सीखने का समय आ गया है। सुक्यूंग बुरी तरह घबराते हुए हवा में हाथ पैर मारती है और चिल्लाती है कि अरे एक सेकंड रुको,
प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन सुनवू आज किसी की नहीं सुनने वाली। वो फुल जोश में चिल्लाती है कि ये लो मेरी तरफ से एक जोरदार मिडिल किक, और वो अपना पैर हवा में घुमाकर सुक्यूंग की तरफ एक भयंकर किक जड़ देती है। पर हमारी सुक्यूंग भी एकदम चालाक निंजा है। वो ऐन मौके पर चकमा देकर नीचे झुक जाती है। सुक्यूंग तो बाल बाल बच जाती है, पर वो खूंखार किक हवा में उड़ते हुए सीधे हमारे वहीं खड़े बेचारे मजनू जिन योंग के शरीर पर धड़ाम से जा लगती है। भयंकर जोरदार टक्कर होती है और जिन योंग की तो जैसे दुनिया ही गोल घूम जाती है। वो अपनी अजीब सी रोतलू शक्ल बनाकर कहता है कि अरे मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। अब हम देखते हैं एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा। सामने हमारी प्यारी सी सुनवू खड़ी है, पर उसका चेहरा एकदम खूंखार और डरावना लग रहा है। वो एकदम नफरत भरी निगाहों से जिन योंग को घूरते हुए ताना मारती है कि क्या पहली नजर में प्यार, और वो भी तुम्हें मुझसे? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे थोड़ी सी प्यार से बात कर ली तो तुमने इतनी बड़ी उम्मीदें लगा ली? तुम सच में एक नंबर के लूजर हो। ये भयानक बातें सुनकर जिन योंग एकदम झटके से बिस्तर पर उठ बैठता है। वो डर के मारे बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ है और उसकी सांसें एकदम रॉकेट की तरह तेज चल रही हैं। तभी उसका ख्याली दोस्त जेसन उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्या कोई बहुत ही भयानक सपना देखा जो ऐसे हाँफ रहे हो? जेसन एकदम मजे लेते हुए उसकी दुखती रग पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या तुमने ऐसा सपना देखा जिसमें सुनवू तुमसे नफरत कर रही है? क्या लड़कियों को लेकर तुम्हारा वो पुराना बचपन वाला खौफ और ट्रॉमा फिर से लौट आया है? जिन योंग गहरी सांस लेते हुए अपनी धड़कन को कंट्रोल करता है और रोतलू शक्ल बनाकर कहता है कि हाँ यार, शायद तुम सही कह रहे हो। सच बताऊं तो मुझे आजकल बार बार बिल्कुल यही डरावना सपना आ रहा है। जेसन एकदम सीरियस होकर दाढ़ी खुजाते हुए पूछता है कि अच्छा, पर ये सब बीमारी आखिर शुरू कब से हुई? जिन योंग अपना माथा पकड़कर कहता है कि ये सब तब से हो रहा है जब से हमारे दिमाग में वो थ्योरी आई है कि मुझे सुनवू से पहली ही नजर में प्यार हो गया है। ये सुनकर जेसन एकदम ज्ञानी बाबा बन जाता है। वो कहता है कि ओहो, अगर ये पहली नजर वाले प्यार की थ्योरी एकदम सच है तो मेरे भाई इसका मतलब है कि ये तुम्हारा एकतरफा प्यार है, और इसी एकतरफा प्यार की वजह से तुम्हारे अंदर ये भयंकर डर पैदा हो रहा है कि कहीं बचपन की तरह तुम्हारा फिर से दिल न टूट जाए। फिर जेसन एकदम गुरु वाले अंदाज में एक बहुत ही धांसू और कड़क सलाह देता है। वो एक महान कहावत सुनाते हुए कहता है कि मेरे शेर, अगर तुम अपने दुश्मन को जानते हो और खुद को भी जानते हो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों के अंजाम से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन योंग एकदम चौंक कर पूछता है कि क्या इसका मतलब मुझे सुनवू के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात पता लगानी चाहिए? जेसन हवा में चुटकी बजाते हुए कहता है कि एकदम सही निशाने पर लगे हो मेरे भाई। जिन योंग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे सच में सुनवू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये जासूसी वाली रणनीति एकदम धांसू है और पक्का काम करेगी। जेसन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हमारा मजनू जिन योंग अपने खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा है। वो धीरे धीरे चलते हुए क्लास 5 के दरवाजे पर पहुंचता है और खुद से कहता है कि यही सुनवू की क्लास है ना। जिन योंग की तो नर्वसनेस के मारे हवा टाइट हो रही है और वो बुरी तरह कांप रहा है, पर उसका माचो दोस्त जेसन हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ओए मेरे शेर, इतना घबरा मत और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रख। फिर जिन योंग हिम्मत करके क्लास के अंदर झांकता है, पर उसे सुनवू कहीं नजर नहीं आती। वो सोचता है कि क्या वो वॉशरूम गई है। वो सुनवू की डेस्क के पास जाता है, तभी पीछे से एक बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज आती है, ओए वो मेरी सीट है। जिन योंग पलटकर देखता है तो सामने एक बहुत ही घमंडी और मोटे से लड़के को खड़ा पाता है। इसका नाम इम ग्यूमिन है और ये 18 साल का है। जिन योंग शराफत से माफी मांगते हुए कहता है कि ओ सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। पर वो मोटा ग्यूमिन एकदम नखरे दिखाते हुए कहता है हम्फ। इधर जेसन का खून खौल उठता है और वो कहता है कि यार, मुझे ये सुअर जैसा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे अभी कूट दूं। अब जिन योंग खुद को शांत रखते हुए ग्यूमिन से पूछता है कि भाई, क्या तुमने सुनवू को कहीं देखा है? ये सीट उसी की है ना? ग्यूमिन एकदम नीचा दिखाने वाले अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसा अक्सर होता रहता है। कोई न कोई ऐसा नौसिखिया आ ही जाता है जो उस जैसी औरत के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है। ये सुनकर जिन योंग का दिमाग ठनक जाता है कि ये किस टोन में बात कर रहा है, और भाई साहब, जेसन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जेसन सीधा एक बंदूक निकालकर तान देता है और चिल्लाता है कि तेरी इस टोन का क्या मतलब है वे? ये देख, मेरे पास गन है। जिन योंग घबराकर जेसन को रोकता है कि जेसन शांत हो जा, बस एक बार और इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर जिन योंग अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है कि ओए, अपनी ये बकवास बंद कर मोटे सू। मेरा मतलब है भाई, सीधा सीधा बता कि तुझे पता है सुनवू कहाँ गई है या नहीं।
तभी ग्यूमिन एक ऐसा घटिया बम फोड़ता है कि पूछो मत। वो कहता है कि मुझे भला क्यों पता होगा कि वो कचरा लड़की कहाँ गई है। ये सुनते ही जिन योंग के तो जैसे कान से धुआं निकल जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तेरा कचरा बोलने से क्या मतलब है? मेरी सुनवू के बारे में एक भी बकवास बात मत बोलना। ग्यूमिन भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि तू भी एकदम बेकार और गया गुजरा है। फिर ग्यूमिन अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए एकदम गुंडों वाली टोन में कहता है कि ओए चल खड़ा हो जा। खड़ा हो, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है। ग्यूमिन सोच रहा है कि वो जिन योंग को पीटेगा, पर यहां तो पासा ही पलट जाता है। जिन योंग बिना कोई मौका दिए सीधा ग्यूमिन पर टूट पड़ता है और चिल्लाता है कि ये ले मेरा सबसे तगड़ा अटैक। ग्यूमिन की तो आंखें फटी रह जाती हैं और वो हड़बड़ाकर कहता है। तभी क्लास के बाहर हमारी सुनवू आराम से टहलते हुए आ रही है, पर अचानक उसे क्लास के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सुनवू हैरान होकर सोचती है कि ये हमारी क्लास के अंदर से किसी सूअर के कटने की आवाज क्यों आ रही है, और जैसे ही सुनवू क्लास के अंदर झांकती है वो एकदम चौंक जाती है। वो देखती है कि हमारा जिन योंग उस मोटे ग्यूमिन की कुटाई कर रहा है। सुनवू कहती है, अरे जिन योंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? और हमारा मजनू जिन योंग एकदम रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वो हड़बड़ाते हुए और बुरी तरह घबराकर बस इतना ही बोल पाता है, सुनवू। वो बुरी तरह घबराते हुए सुनवू के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। जिन योंग अपने हाथ में अपनी जैकेट पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है कि सुनवू, इस मोटे सुअर ने तुम्हें कचरा लड़की बोला था, इसलिए मैं इसकी कुटाई कर रहा था। फिर सुनवू का रिएक्शन देखकर तो तुम पक्का हैरान रह जाओगे। सुनवू को इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और ना ही वो कोई हैरानी दिखाती है। वो एकदम मजे लेते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ हाथ हिलाकर कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम उसे आराम से पीटते रह सकते हो। वो वैसे भी हमेशा से ही ऐसा बकवास करता रहता है। अब हमारा जिन योंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। वो एकदम अजीब सी शक्ल बनाकर उस मोटे ग्यूमिन की तरफ घूर कर देखता है और पूछता है कि भाई सच में तेरी दिक्कत क्या है? तभी सुनवू एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो प्यार से आंख मारते हुए कहती है कि अरे ग्यूमिन और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर वो मोटा ग्यूमिन एकदम डरपोक बच्चे की तरह अपनी उंगलियां चटकाते हुए सहमासा खड़ा रहता है। बेचारी की सारी हेकड़ी एक झटके में निकल गई। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाहर एक बेंच पर जिन योंग और ग्यूमिन दोनों शांति से बैठे हैं। जिन योंग शराफत से कहता है कि भाई तुम्हें पीटने के लिए सॉरी। ग्यूमिन भी एकदम सीधा बनकर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बिल्कुल दर्द भी नहीं हुआ। तभी जिन योंग के दिमाग की बत्ती जलती है। वो पूछता है कि क्या तुम सुनवू को बचपन से जानते हो? ग्यूमिन कहता है कि हाँ, जब मैं लगभग 3 साल का था तब से। ये सुनते ही जिन योंग के अंदर का जासूस जाग उठता है। वो मन ही मन खुश होकर सोचता है कि वाह, जेसन की रणनीति काम कर गई, अब मैं इस ग्यूमिन से सुनवू के बारे में सब कुछ जान सकता हूं। पर तभी ग्यूमिन एकदम सीरियस शक्ल बनाकर एक तगड़ी वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर तुम जंग सुनवू के पीछे पड़े हो तो मेरी मानो और अभी हार मान लो। जिन योंग हैरानी से पूछता है क्या? ग्यूमिन बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, पर सुनवू स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसके पीछे लड़कों की पूरी फौज पागल है, लेकिन आज तक किसी की भी दाल नहीं गली, सक्सेस रेट एकदम 0 है। जिन योंग अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि मैंने भी सोचा था कि वो पॉपुलर है, आखिर उसके इंस्टाग्राम पर 2000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लड़कों में से कोई भी उसका टाइप ना हो। ग्यूमिन कहता है कि हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें सुनवू को भूल जाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं। अब ग्यूमिन एक ऐसा खौफनाक राज बताता है जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्यूमिन बताता है कि बचपन में वो और सुनवू हमेशा साथ रहते थे, लेकिन मिडिल स्कूल में एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बार ग्यूमिन ने फुल एटीट्यूड में सुनवू को कचरा लड़की बोलकर उसे ब्रेड लाने का हुक्म दिया, और तभी सुनवू का एक एकदम अलग और खौफनाक रूप सामने आया। ग्यूमिन बताता है कि उस दिन सुनवू हमेशा की तरह मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन वो सुनवू नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और एक अनजानी सी डरावनी फीलिंग थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। ग्यूमिन एकदम सीरियस होकर कहता है कि उस दिन के बाद से सुनवू का बर्ताव एकदम अजीब हो गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे दूर ही रहो। ये सब सुनकर हमारा बेचारा मजनू जिन योंग गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि कुछ अजीब फीलिंग, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो सुनवू के अंदर कभी भी ऐसा कुछ डरावना फील नहीं हुआ। फिर जिन योंग खुद को समझाते हुए सोचता है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस मोटे ग्यूमिन की फालतू बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। आखिर ये सिर्फ इस सुअर की अपनी खुद की सोच है, इसका कोई सिर पैर थोड़ी है। तभी अचानक चलते चलते ग्यूमिन वहीं रुक जाता है और मजे लेते हुए कहता है कि ओहो, ये क्या है भाई, ये क्या है? जिन योंग भी झटके से रुकता है और सामने देखता है। सामने हमारी खूबसूरत सुनवू अपनी दोस्त सुक्योंग के साथ खड़ी है।
सुनवू एकदम प्यारी सी स्माइल देते हुए मजे लेती है और कहती है कि अरे वाह, तुम दोनों इतनी जल्दी इतने पक्के दोस्त बन गए। देखो तो कैसे दोनों मजे से एक साथ घूम रहे हैं। जिन योंग अपनी क्रश को देखकर एकदम खुश हो जाता है और जोर से कहता है सुनवू। तभी ग्यूमिन फुल एटीट्यूड में सुनवू से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। अब जिन योंग की तो अंदर से हवा टाइट हो जाती है। वो बुरी तरह पसीने छोड़ते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे, मैं इसे ये तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि हम अभी इसी के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बचने के लिए कोई बहुत ही बढ़िया सा बहाना सोचना होगा। पर जिन योंग कुछ सोच पाता उससे पहले ही ग्यूमिन एक ऐसा भयंकर बम फोड़ता है कि जिन योंग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ग्यूमिन एकदम जोर से चिल्लाकर सीधे मुंह सुनवू से कहता है कि हम अभी अभी तुम्हारे बारे में ही फालतू बकवास करके आ रहे हैं, तुम कचरा लड़की। भाई साहब, ये सुनते ही जिन योंग का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। वो एकदम सदमे में आ जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है और वो मन ही मन पागलों की तरह चिल्लाता है कि हे भगवान, आखिर इस मोटे सुअर का दिमाग खराब है क्या? ये पागल इंसान कर क्या रहा है? अब सब एकदम सन्न रह जाते हैं। एक पल के लिए तो वहां भयंकर सन्नाटा छा जाता है। सब सोच रहे हैं कि क्या बकवास हो रही है। सुनवू एकदम हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई की? सच में? जिन योंग तो घबराहट के मारे हवा में उड़ने लगता है और चिल्लाता है कि अरे नहीं नहीं सुनवू, ऐसा कुछ नहीं है। पर तभी सुक्यूंग मजे लेते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि हा, मुझे तो पहले से ही पता था। ये पाक जिन योंग बिल्कुल इसी तरह का लड़का है। जिन योंग पागलों की तरह सफाई देता है कि नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी वो मोटा ग्यूमिन आग में घी डालते हुए फुल एटीट्यूड में कहता है कि बिल्कुल सही सुना तुमने, हमने अभी अभी तुम्हारी जमकर बुराई की है। तुम्हारा वो असली घिनौना रूप। भाई साहब, अब हमारे जिन योंग के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो गुस्से से लाल होकर आह चिल्लाता है और सीधा जाकर उस ग्यूमिन की कॉलर पकड़ लेता है। जिन योंग उसे हवा में उठाकर जोर से चिल्लाता है कि अब अपना मुंह बंद रख मोटे सुअर, और वो उसे एक झटके में हवा में उछालकर धड़ाम से जमीन पर पटक देता है। इधर जिन योंग का ख्याली दोस्त जेसन एकदम खतरनाक लुक में हाथ में एक बड़ी सी मशीन गन लिए खड़ा है। वो एकदम एक्शन हीरो की तरह कहता है कि बहुत बढ़िया किया मेरे शेर। अगर ये एक और फालतू शब्द बोलता ना तो मैं इसे यहीं गोलियों से भून देता। सामने सुक्यूंग ये सब देखकर एकदम शॉक में है और पूछती है कि हे भगवान, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? पर सुनवू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। वो एकदम चिल होकर कहती है कि छोड़ो इन पागलों को, और वो मजे से वहां से चली जाती है। अब हमारा मजनू जिन योंग एकदम उदास और टेंशन में रास्ते पर अकेले जा रहा है। वो मन ही मन खुद को कोसते हुए सोच रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं सुनवू के बारे में कुछ खास जान भी नहीं पाया और अब लगता है कि हमारे बीच गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। ये सब उस मोटे सुअर की गलती है। वो न जाने अजीब सी फीलिंग के बारे में क्या क्या बकवास बके जा रहा था। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर उस मोटे को काट डालूं। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही मीठी सी आवाज आती है। जिन योंग झटके से पलटता है और देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सामने हमारी खूबसूरत सुनवू एकदम करीब आकर कातिलाना स्माइल देते हुए मजे ले रही है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करने में बहुत मजा आया? जिन योंग की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है और जोर से चिल्लाता है, सुनवू। वो घबराकर सोचता है कि उग, सच में यार, कभी कभी ये सुनवू मुझे इतना तगड़ा झटका देती है कि क्या बताऊं। सुनवू खिलखिलाकर हंसने लगती है। पुहे हे। जिन योंग पागलों की तरह सफाई देने लगता है कि सुनवू उस बारे में, मैं सच में तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा था। सुनवू एकदम प्यार से उसकी तरफ देखकर कहती है कि मुझे पता है बाबा, मुझे सब पता है। वो पक्का ग्यूमिन ही मजे ले रहा होगा, वो हमेशा से ऐसा ही है। फिर सुनवू प्यार से जिन योंग को उंगली से मारते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते जिन योंग। और फिर सुनवू एकदम नखरे वाले अंदाज में सुनवू कहती है कि वो सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मुझे पैदल घर तक छोड़कर आओ जिन योंग। जिन योंग हैरानी से पूछता है कि क्यों, क्या आज भी तुम्हारे पास बस का किराया नहीं है? सुनवू एकदम मजे से अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। अब हमारा मजनू जिन योंग मन ही मन सोच रहा है कि यार उस खतरनाक चढ़ाई वाले पहाड़ी रास्ते के बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये सिचुएशन सच में बहुत उलझी हुई है। तभी उसका ख्याली दोस्त जेसन अपनी गन लेकर बैठता है और समझाता है कि देख भाई, ये बात सच है कि तूने सीधे तौर पर उसकी कोई बुराई नहीं की, लेकिन तूने उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात तो की थी ना। जिन योंग भी हार मानकर कहता है कि हाँ यार, बात तो एकदम सही है। इसलिए अभी के लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैं सुनवू को इस बुराई वाले टॉपिक के बारे में कुछ भी न बताऊं।
फिर रास्ते में वो भयंकर खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ आ जाता है। सुनवू बीच रास्ते में ही रुककर वो थकावट से बेहाल होकर कहती है कि उफ, मुझे ये पहाड़ी रास्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन योंग हैरानी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता चढ़ना इतना मुश्किल है? सुनवू एकदम मासूमियत से समझाती है कि हाँ बिल्कुल, खून की कमी के सबसे बड़े लक्षण कमजोरी और थकावट ही तो होते हैं। खासकर जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूं या पहाड़ पर जाती हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है और मेरा सिर फटने लगता है। अगर हालत ज्यादा खराब हो जाए तो मैं खड़े खड़े भी ठीक से सांस नहीं ले पाती। जिन योंग को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि यार तुम्हारी जिंदगी तो सच में बहुत मुश्किल है। तभी सुनवू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो मुड़कर कहती है कि तो जिन योंग, क्या तुम मुझे पीछे से थोड़ा धक्का दे सकते हो? जिन योंग तो ये सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वो हड़बड़ाकर पूछता है कि हैं, धक्का दूं? क्या सच में ऐसा करना ठीक रहेगा? सुनवू मजे लेते हुए कहती है कि अरे जल्दी करो और धक्का दो। क्या तुम्हें जल्दी घर नहीं जाना? जिन योंग भी मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, और वो झिझकते हुए धीरे से अपने हाथ सुनवू की पीठ पर रखता है। अब दोनों पहाड़ चढ़ रहे हैं और जिन योंग उसे पीछे से धक्का देकर सहारा दे रहा है। जिन योंग पूछता है कि अब कैसा लग रहा है, क्या थोड़ा आराम मिला? सुनवू खुश होकर मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, अब ऊपर चढ़ना बहुत आसान हो गया है। हाँ, पर मुझे थोड़ी गुदगुदी हो रही है। जिन योंग एकदम शौक होकर पूछता है कि गुदगुदी? सुनवू एक बहुत ही कातिलाना स्माइल के साथ कहती है कि कोई मेरी पीठ को छुए तो मुझे बहुत जल्दी गुदगुदी होती है और मैं बहुत सेंसिटिव हूं। भाई साहब, ये सुनते ही हमारे सख्त लौंडे जिन योंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो पसीने छोड़ते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे, ये लड़की ऐसे ऐसे जोक मारती है कि मेरा तो सिस्टम ही हैंग हो जाता है। इसके बाद जिन योंग का दिमाग हवा में उड़ने लगता है। वो रोमांटिक ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि क्या होगा अगर मैं सुनवू के और भी ज्यादा करीब आ जाऊं, अगर हम एक दूसरे के साथ अभी से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। वो दिन दहाड़े सपने देखने लगता है कि एक दिन वो सुनवू को अपनी पीठ पर उठाकर इसी रास्ते पर मजे से चल रहा है और सुनवू उसे प्यार से बुला रही है। इधर उसका ख्याली दोस्त जेसन एकदम खुशी से तालियां बजा रहा है। जेसन के चारों तरफ दिल उड़ रहे हैं और वो कहता है कि वाह मेरे शेर, कितना मीठा और प्यारा सपना है। जिन योंग खुद को तसल्ली देते हुए सोचता है कि हाँ जेसन, इतना ख्याली पुलाव पकाना तो ठीक है ना, मैंने कोई अपने होने वाले बच्चों के नाम थोड़ी सोच लिए हैं। इतनी इमेजिनेशन तो चल ही सकती है, सपने देखना तो फ्री होता है ना। और वो मन ही मन खुशी से मुस्कुराने लगता है। पर तभी जिन योंग के सपनों के गुब्बारे की हवा निकल जाती है। सुनवू बुरी तरह हाँफते हुए गुस्से में जोर से चिल्लाती है कि पार्क जिन योंग, मैंने कहा था ना कि धीरे धक्का देना। मेरी सांस इतनी फूल रही है कि मुझे लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगी। जिन योंग एकदम झटके से होश में आता है और हड़बड़ाकर कहता है। वो घबराकर माफी मांगता है कि अरे सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए ख्यालों में खो गया था। बेचारी सुनवू की हालत खराब हो गई है और दोनों बुरी तरह हाँफ रहे हैं। फिर वो दोनों किसी तरह पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। सुनवू घुटनों पर हाथ रखकर हाँफ रही है, पर तभी उसकी नजर सामने जाती है। वो एकदम हैरान होकर कहती है कि वाव, ये जगह, यहां से नजारा कितना खूबसूरत है, यहां कितनी खुली हवा है। जिन योंग सुनवू को देखता है और सोचता है कि अच्छा, तो सुनवू ऐसी खूबसूरत जगह के पास रहती है। सुनवू रेलिंग के पास खड़ी होकर पूरे शहर को देख रही है। वो कहती है कि मेरे घर के पास इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था। जिन योंग भी हैरान होकर पूछता है कि ओ सच में, क्या तुम भी इसे पहली बार देख रही हो सुनवू? जिन योंग मजे लेते हुए आगे कहता है कि हाँ, आखिर तुम्हारे जैसी खून की कमी वाली मरीज इतनी ऊंचाई पर भला क्यों ही आएगी। सुनवू भी मुस्कुराकर कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सच है। पर अगले ही पल सुनवू की स्माइल गायब हो जाती है और वो एकदम डरावनी शक्ल बनाकर कहती है कि और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहां मरने की हालत में पहुंच गई हूं और मुझे अभी भी पैदल घर जाना है। क्या तुम मरना चाहते हो? जिन योंग बेचारा डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दो। अब सुनवू उस खूबसूरत शहर के नज़ारे को देखते हुए, अपने बालों को हवा में लहराते हुए और एकदम कातिलाना स्माइल के साथ जिन योंग से कहती है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे इतनी खूबसूरत जगह दिखाई है, मैं तुम्हारी वो बुराई वाली बात इस बार माफ कर देती हूं। ये सुनकर जिन योंग बेचारा एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप उसे देखने लगता है। सुनवू ढलते हुए सूरज की रोशनी में सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। वो मुड़कर उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए खुशी से कहती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिन योंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनवू के चेहरे को देखने लगता है और मन ही मन सोचता है कि सच में ये बहुत खूबसूरत है।
पर तभी जिन योंग के दिमाग में उस मोटे ग्यूमिन की वो डरावनी बातें गूंजने लगती हैं। ग्यूमिन की शक्ल याद करते हुए जिन योंग सोचता है कि ग्यूमिन ने सुनवू के बारे में जो कहा था कि उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग है। जिन योंग अपना सारा ध्यान सुनवू पर लगा देता है। वो उसके लहराते बाल, उसकी प्यारी सी स्माइल और उस खूबसूरत पल को अपनी आंखों में बसाते हुए सोचता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो अजीब फीलिंग क्या है, लेकिन सुनवू, सच तो ये है कि अभी इस वक्त मुझे इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये भी शायद उसी अजीब फीलिंग का ही कोई हिस्सा है। जिन योंग हिम्मत करके एकदम सीरियस होकर कहता है कि सुनो सुनवू, ये सच है कि मैं ग्यूमिन के साथ तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। सुनवू एकदम हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे? सच में? जिन योंग हड़बड़ाकर अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। ये प्यारी सी बात सुनकर सुनवू के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो शर्म से ब्लश करने लगती है। जिन योंग पसीने पसीने होकर अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो। सुनवू अपनी कातिलाना स्माइल के साथ कहती है कि अच्छा, मैं समझ गई। तुम इतनी सी बात की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो सब कुछ भूल भी गई। चलो अब घर चलते हैं। रास्ते में सुनवू उसे बाय बोलकर ढलान से नीचे चली जाती है। जेसन अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि यार, इसका रिएक्शन तो बहुत अजीब था, मुझे तो डाउट हो रहा है। क्या तुम्हारा उसके सामने इतना ज्यादा ईमानदार होना सच में जरूरी था? पर इधर सुनवू रास्ते में अकेले चलते हुए जिन योंग की उसी बात को याद कर रही है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। सुनवू खुशी से ब्लश करते हुए और अपनी बालों को पीछे करते हुए खुद से कहती है कि कभी कभी ये जिन योंग सच में मुझे पूरी तरह से हैरान कर देता है। और फिर अचानक सुनवू की खून की कमी वाली बीमारी अपना असर दिखाती है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो रास्ते के बीच में ही धड़ाम से गिरकर बुरी तरह हांफने लगती है। फिर जिन योंग को याद आता है कि कैसे सुनवू ग्यूमिन पर भड़क रही थी कि तूने मेरी ब्रेड क्यों खाई मोटे सुअर, मैं तुझे काटकर तेरा किमची सूप बना दूंगी। जिन योंग ये सब सोचकर मुस्कुराता है कि ये दोनों सच में एकदम पक्के और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मजनू जिन योंग अपने स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में एकदम तैयार खड़ा है। उसका ख्याली माचो दोस्त जेसन उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है और पूछता है कि ओहो मेरे शेर, आज ये क्या चल रहा है? जिन योंग एकदम जोश में कहता है कि मैं बहुत समय बाद सॉकर खेलने के लिए जा रहा हूं मेरे भाई। जेसन भी फुल एटीट्यूड में हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, जाओ मैदान में जाकर खूब पसीना बहाओ और एकदम असली मर्द बनकर दिखाओ। फिर जिन योंग आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर अपने जूतों पर जाती है। वो खुद से कहता है कि अरे यार, मेरे जूते का फीता तो खुल गया, और वो फीता बांधने के लिए बीच रास्ते में ही बैठ जाता है। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही तीखी आवाज आती है कि क्या बदतमीजी है ये, रास्ते के बीचों बीच अचानक से ऐसे बैठने के लिए तुम्हें किसने कहा? पार्क जिन योंग। जिन योंग मुड़कर ऊपर देखता है तो सामने 26 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो हान ग्योल खड़ी है। हान ग्योल एकदम गुस्से में भड़कते हुए जिन योंग को डांटती है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी गिरते गिरते बची हूं। क्या तुम्हारी मौत आई है जो ऐसे बीच रास्ते में बैठ गए? जिन योंग मासूमियत से ऊपर देखते हुए उसे मिस्टर हान ग्योल कहता है, पर तभी हान ग्योल अपना हाथ जिन योंग के सिर पर रखती है और उसका सिर नीचे की तरफ धकेलते हुए कहती है कि मेरी तरफ ऐसे ऊपर मत देखो, अपना सिर नीचे रखो, समझे? जिन योंग बेचारा हैरान होकर पूछता है कि पर ऐसा क्यों? हान ग्योल एकदम नखरे दिखाते हुए और फुल एटीट्यूड में कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें सच में इसका जवाब चाहिए? क्योंकि नीचे से देखने पर तुम्हारी शक्ल बहुत ही बदसूरत लग रही है, और वैसे भी लड़कियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें ऐसे नीचे से घूरे, और ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, तुम बेवकूफ लड़के। अब हान ग्योल वहां से जाने लगती है और मुड़कर वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसे चलते चलते बीच रास्ते में अचानक से मत रुक जाना। पर भाई साहब, हमारे सख्त लौंडे जिन योंग को तो इस डांट का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो तुम अभी बिल्कुल एक बेजान पत्थर जैसी ही लग रही हो। और सच में जिन योंग की आंखों से देखने पर वो खूबसूरत लड़की एक बड़े से डरावने पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। तभी जिन योंग अपने बचपन के उन पुराने और खौफनाक दिनों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि रिजेक्ट होने का वो भयानक डर, उसी डर की वजह से मेरे दिमाग ने हर लड़की को एक पत्थर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दर्द से बचने के लिए मैंने कसम खा ली थी कि मुझे खुद को इतना काबिल बनाना है कि कोई मुझे दोबारा कभी रिजेक्ट ना कर पाए। उसी आग और जुनून के साथ जिन योंग ने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पढ़ाई और कसरत जैसे सेल्फ डेवलपमेंट पर अपना सारा फोकस लगा दिया। वो दिन रात जिम में पसीना बहाता और खुद को एक मशीन की तरह मजबूत बनाता गया।
अब हम देखते हैं कि इस भयंकर मेहनत का क्या खूंखार नतीजा निकला है। जिन योंग सॉकर के मैदान में एकदम तूफान की तरह दौड़ रहा है। वो हवा में उड़ते हुए बॉल को इतनी जोर से और इतनी खतरनाक किक मारता है कि बॉल सीधा रॉकेट की तरह गोल पोस्ट के अंदर जा घुसती है। सामने खड़ा मोटा गोलकीपर हवा में उड़ता ही रह जाता है और जिन योंग एक शानदार गोल दाग देता है। दोस्तों, जिन योंग का वो रॉकेट जैसा गोल देखकर उसके सारे क्लास वाले खुशी से पागल हो जाते हैं। वो दौड़कर जिन योंग के पास आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वाह मेरे शेर, ये है हमारा अपना जिन योंग। भाई, मजा आ गया कि तू हमारी क्लास में है। अगर हम ऐसे ही धांसू खेलते रहे तो हम क्लास 5 वालों की तो पक्का चटनी बना देंगे। और वहीं दूसरी तरफ उस मोटे ग्यूमिन की तो हवा निकल चुकी है। वो थकावट के मारे बुरी तरह पसीने छोड़ रहा है और उसकी सांसें फूल रही हैं। अब हमारी सुनवू अपनी सहेली के साथ बाहर टहल रही है। उसकी सहेली लड़कों को खेलते देखकर मुंह बनाते हुए कहती है कि उफ, ये लड़के फिर से सॉकर खेल रहे हैं। बाद में हमारी पूरी क्लास इनके पसीने की बदबू से महकने वाली है। तभी उसकी सहेली की नज़र मैदान पर पड़ती है और वो कहती है कि अरे देख, वहां तो पार्क जिन योंग भी खेल रहा है। सुनवू भी अपनी लॉलीपॉप चूसते हुए मैदान की तरफ देखती है और मजे से कहती है कि ओह हाँ, तुम सही कह रही हो। मैदान में जिन योंग का खतरनाक खेल देखकर वहां सीढ़ियों पर बैठी लड़कियों की फौज एकदम दीवानी हो रही है। वो खुशी से चिल्ला रही हैं कि क्या लल, कितना कूल लग रहा है ना ये। हाँ यार, ये पूरी भीड़ में सबसे अलग ही चमक रहा है। इधर सुनवू बिना पलक झपकाए एकदम ध्यान से जिन योंग को ही घूर रही है। उसकी सहेली मजे लेते हुए कहती है कि वैसे तो ये लड़का हमेशा एकदम चुपचाप और शांत रहता है, पर स्पोर्ट्स खेलते टाइम इसका लुक कितना ज्यादा धांसू और कूल लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसे लड़कियों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखता। क्या यही इसका सबसे बड़ा चार्म नहीं है? सहेली फुल मजे में आगे कहती है कि भाई, इसके अंदर तो एकदम कूल और सेक्सी वाली वाइब है। सुनवू एकदम नखरे दिखाते हुए कहती है कि हाँ सच में, जरा इन ओवर एक्टिंग करने वाली पागल फैन गर्ल्स को तो देखो। तभी सहेली के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि रुको रुको, ये पार्क जिन योंग इतना पॉपुलर क्यों है भाई? कूल और सेक्सी? कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही? क्योंकि उसे तुरंत जिन योंग की वो पुरानी डरी हुई और घबराहट से कांपने वाली शक्ल याद आ जाती है। इधर सुनवू अभी भी अपनी लॉलीपॉप खाते हुए एकदम गहरी सोच में डूबी है। सुनवू अपने दिमाग में जिन योंग की एक बहुत ही कूल और माचो वाली इमेज इमेजिन करती है, पर अगले ही सेकंड उसकी जोर से हंसी छूट जाती है। वो खिलखिलाते हुए कहती है पफ्ड। फिर वो एक बहुत ही प्यारी और कातिलाना स्माइल देते हुए खुद से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि वो आज सच में थोड़ा कूल लग रहा है। तभी स्कूल की घंटी बजने लगती है, ट्रिंग ट्रिंग। मैच खत्म हो जाता है। सब लड़के जिन योंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया सबने, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ जिन योंग की वजह से जीते हैं। जिन योंग भी एकदम हीरो वाले स्टाइल में मुस्कुराते हुए कहता है कि गुड जॉब लड़कों, कल फिर से एक और मैच खेलेंगे। अब हमारा मजनू जिन योंग बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ है। वो अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए खुद से कहता है कि बाप रे, मैं तो पसीने से पूरा नहा चुका हूं। अंदर क्लास में जाने से पहले मुझे बाहर वाले सिंक पर जाकर अपना मुंह धो लेना चाहिए। जिन योंग सिंक के पास पहुंचता है और नल खोलकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारता है। तभी पीछे से वो मोटा ग्यूमन आता है और एकदम सीरियस शक्ल बनाकर कहता है कि वो शॉट सच में बहुत शानदार था। मुझे नहीं लगा था कि यहां कोई ऐसा भी है जिसका मारा हुआ गोल मैं ना रोक पाऊं। जिन योंग मुड़ता है और चौंक कर कहता है कि अरे ग्यूमिन, तुम भी आज बहुत बढ़िया कीपिंग कर रहे थे। पर ग्यूमिन एकदम दुखी और गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिन योंग हैरान होकर पूछता है कि अब क्या हो गया। ग्यूमिन अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सॉकर का काला सच पता है? जिन योंग एकदम बोर होकर कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है जानने का। पर ग्यूमिन जबरदस्ती अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि काला सच ये है कि जब टीम हारती है तो सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर के सिर पर थोप दिया जाता है। ग्यूमिन एकदम फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि चाहे तुम 10 शॉट रोक लो, पर अगर एक भी गोल अंदर चला गया तो सब यही कहते हैं कि ये मेरी गलती है। जिन योंग मजे लेते हुए कहता है कि हाँ यार, ये तो सच में बहुत बुरा होता है। तभी ग्यूमिन एक खुखार बम फोड़ता है और कहता है कि इसीलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जिन योंग एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या, पर क्यों भाई? ग्यूमिन चीखते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा वो शॉट रोक नहीं पाया, बस इसीलिए तुम मुझे जहर लगते हो। ये सुनकर जिन योंग की बोलती बंद हो जाती है। इधर जिन योंग का ख्याली दोस्त जेसन हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि ये मोटा सुअर फिर से शुरू हो गया। जिन योंग मन ही मन जेसन को रोकता है कि अरे जेसन, कंट्रोल कर मेरे भाई। तभी वो मोटा ग्यूमिन अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो अचानक नल से पानी की एक तेज धार सीधा जिन योंग के मुंह पर मार देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है। बेचारा जिन योंग ठंडे पानी से बुरी तरह भीगकर बौखला जाता है और चिल्लाता है कि अरे बाप रे, ये कितना ठंडा है।
क्या तुम पागल हो गए हो सुअर कहीं के? और फिर जिन योंग भी गुस्से में पानी लेकर ग्यूमिन पर फेंकने लगता है। दोनों के बीच भयंकर पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्यूमिन चिल्लाता है कि विरोध मत कर चश्मिश, तू भी तो चश्मा पहनता है। उधर दूर खड़ी हमारी सुनवू और उसकी सहेली को इन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ग्यूमिन दूर से चिल्ला रहा है कि तू सिर्फ सुनवू की परछाई के पीछे भागता है, और जिन योंग भड़क कर कह रहा है कि क्या बकवास कर रहा है तू, मैं तुझे उबालकर तेरा सूप बना दूंगा। ये अजीब बातें सुनकर सुनवू और उसकी दोस्त एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या। सहेली पूछती है कि क्या ये वो मोटा और पाक जिन योंग चिल्ला रहे हैं? सुनवू मासूमियत से कहती है कि पता नहीं यार, मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सहेली एकदम एक्साइटेड होकर कहती है कि चलो चलकर देखते हैं कि ये दोनों पागल अब क्या नया ड्रामा कर रहे हैं। सुनवू भी खुश होकर कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। और इधर सिंह के पास दोनों लड़के पानी से पूरी तरह भीग चुके हैं और बुरी तरह हाँफ रहे हैं। जिन योंग चिढ़कर कहता है कि उफ, मुझे बहुत चिपचिपा लग रहा है, तुम्हारी वजह से मैं पूरा भीग गया हूं। ग्यूमिन फुल एटीट्यूड में कहता है हम्फ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बस अपनी शर्ट उतारो और उसे निचोड़ लो। और ऐसा कहते हुए वो मोटा अपनी शर्ट उतार देता है और अपना बड़ा सा पेट बाहर निकाल लेता है। जिन योंग उसे देखकर घिन से कहता है कि सच में यार। फिर जिन योंग भी गुस्से में अपनी शर्ट उतारने लगता है और कहता है कि स्कूल के बाद मैं पक्का तेरी बहुत भयंकर कुटाई करने वाला हूं। और ठीक उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, ओ ए, तुम दोनों, तुम यहां क्या कर रहे हो? वार्निंग बेल बज चुकी है, क्या तुम्हें अंदर क्लास में नहीं जाना? ये आवाज सुनवू और उसकी सहेली की है। जिन योंग अपनी शर्ट उतारते हुए झटके से पीछे मुड़ता है, और भाई साहब जैसे ही वो मुड़ता है नजारा एकदम बदल जाता है। जिन योंग की शर्टलेस बॉडी देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जिम में पसीना बहाने की वजह से उसके एकदम खतरनाक और कड़क एब्स बन चुके हैं। वो पूरी तरह से एक माचो मैन लग रहा है। सहेली की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो शौक में कहती है वुआ। सुनवू भी उसे घूरती रह जाती है और उसके मुंह से निकलता है ओ माय। दोनों लड़कियां एकदम शर्म से लाल हो जाती हैं और बस जिन योंग की शानदार बॉडी को ही घूरे जा रही हैं। पर अगले ही पल उन दोनों लड़कियों की नजर उस मोटे ग्यूमिन पर पड़ती है। ग्यूमिन भी बिना शर्ट के अपना वो बड़ा सा मटके जैसा पेट बाहर निकाले खड़ा है। और भाई साहब, उस मोटे के उस अजीब से पेट को देखते ही सुनवू और उसकी सहेली का सारा मूड एकदम से खराब हो जाता है। वो दोनों एकदम घिन वाली शक्ल बनाकर उस मोटे को देखने लगती हैं, जैसे कह रही हों कि छी, ये क्या देख लिया। अब सुनवू की सहेली पछतावे की आग में जल रही है। वो उन दोनों लड़कों को बिना शर्ट के देखकर अपना सिर पीटते हुए सुनवू से कहती है कि शिट यार, मुझे तुम्हें यहां ये सब अजीब चीजें देखने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था। सुनवू भी एकदम सीरियस होकर उसे घूरती है और कहती है कि एकदम सही। तभी वो मोटा ग्यूमिन भड़क जाता है और जोर से चिल्लाता है कि ओए, तूने अभी क्या कहा? वो अपनी बेइज्जती महसूस करके मन ही मन दांत पीसते हुए सोच रहा है कि इन पागलों की तो। इधर हमारा मजनू जिन योंग एकदम सदमे में अपनी शर्टलेस बॉडी के साथ खड़ा है। वो मुंह फाड़े मन ही मन रोते हुए सोच रहा है कि हे भगवान, आखिर सुनवू ने मेरी पूरी बॉडी देख ही ली। इसके बाद जिन योंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना कोई मौका दिए सीधा पीछे से जाकर उस मोटे ग्यूमिन की गर्दन दबोच लेता है और उसे एक तगड़े चोकहोल्ड में जकड़ लेता है। जिन योंग उस मोटे का गला दबाते हुए जोर से चिल्लाता है कि ये सब तमाशा सिर्फ और सिर्फ इस सुअर जैसे कमीने की वजह से हुआ है। ग्यूमिन की तो जैसे जान ही निकल जाती है और वो बुरी तरह तड़पने लगता है। ग्यूमिन अपनी जान बचाते हुए हाँफ कर चिल्लाता है कि ओए चश्मिश कमीने, मुझे छोड़। जिन योंग भी फुल गुस्से में रिप्लाई देता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था, चश्मा तो तूने भी पहन रखा है मोटे। इन दोनों पागलों को सरेआम ऐसे लड़ते और गला दबाते हुए देखकर सुनवू की सहेली बेचारी एकदम हैरान और परेशान खड़ी है। पर भाई साहब, जरा हमारी सुनवू का रिएक्शन तो देखो। वो बिना पलक झपकाए एकदम शांत खड़ी है। उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन है, पर साथ ही उसके गाल भी टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। अब अगले दिन का एकदम धांसू नजारा देखते हैं। हमारा मजनू जिन योंग मैदान में पूरे जोश के साथ सॉकर खेल रहा है। वो हवा में उड़ते हुए बॉल को एक बहुत ही तगड़ी किक मारता है। पर ये क्या, आज वो मोटा ग्यूमिन एकदम दीवार की तरह गोल पोस्ट के सामने खड़ा है। ग्यूमिन आसानी से बॉल को अपने हाथों से पकड़कर जिन योंग का वो खतरनाक शॉट रोक लेता है। सारे लड़के हैरान होकर चिल्लाते हैं कि वाह भाई, ग्यूमिन ने जिन योंग का शॉट रोक लिया। ग्यूमिन बॉल पकड़कर मजे से मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत बढ़िया। ग्यूमिन फुल एटीट्यूड में जिन योंग को ताना मारते हुए कहता है कि क्या बात है पार्क जिन योंग, कल तो तू एकदम फॉर्म में था, पर आज तेरा खेल एकदम बकवास लग रहा है। जिन योंग भी पसीने से भीगा हुआ है और चिढ़कर कहता है डैम इट। इधर उसका ख्याली दोस्त जैसन एकदम सीरियस होकर बैठा है
और कहता है कि मेरे दोस्त, ऐसा लग रहा है जैसे आज तेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिन योंग भी मन ही मन मानता है कि हाँ यार, ऐसा ही लग रहा है। अब जिन योंग थककर कहता है कि अभी हाफ टाइम हो गया है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो सीढ़ियों पर जाकर धड़ाम से बैठ जाता है और थक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी ऊपर से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। जिन योंग झटके से ऊपर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर हमारी खूबसूरत सुनवू एकदम कातिलाना स्माइल देते हुए खड़ी है। सुनवू मुस्कुराकर कहती है, हाय जिन योंग। जिन योंग उसे सीढ़ियों के नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए हड़बड़ाकर बस इतना ही बोल पाता है, स सुनवू। फिर अचानक जिन योंग का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, गाह। वो बुरी तरह घबराकर सीढ़ियों से खिसक कर और नीचे भागता है और चिल्लाता है कि जल्दी नीचे आ जाओ। सुनवू बेचारी एकदम कंफ्यूज होकर पूछती है कि हैं, पर क्यों? जिन योंग पसीने छोड़ते हुए पागलों की तरह कहता है, बस जल्दी से नीचे आ जाओ। जिन योंग मुंह पर हाथ रखकर मन ही मन सोच रहा है कि यार, टीचर हानग्योल ने एकदम सही कहा था। जिन योंग को वो दिन याद आता है जब वो टीचर उसे पत्थर की तरह दिख रही थी। वो सोचता है कि मुझे पहले समझ नहीं आया, क्योंकि वो टीचर मुझे एक बेजान पत्थर की तरह दिखती थी, लेकिन अब सुनवू को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर ये सच में बहुत एम्ब्रेसिंग और शर्मिंदगी वाली फीलिंग है। अब सुनवू सीढ़ियों से नीचे आकर जिन योंग के पास बैठ जाती है। वो एकदम मजे लेते हुए पूछती है कि ओए, तुम्हारे इस अजीब से रिएक्शन का क्या मतलब है? क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते? जिन योंग हड़बड़ाकर हाथ हिलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिन योंग मासूमियत से सफाई देते हुए कहता है कि वो बस टीचर हानग्योल ने मुझसे कहा था कि नीचे से देखने पर लोगों की शक्ल बहुत बदसूरत लगती है और लड़कियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें ऐसे नीचे से घूरे। ये सुनते ही सुनवू एक बहुत ही प्यारी और कातिलाना स्माइल देती है। वो अपनी उंगली से अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए एकदम नखरे से पूछती है कि अच्छा ऐसा है तो बताओ, क्या मैं नीचे से देखने पर सच में बदसूरत लग रही हूं? जिन योंग के तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है कि हैं, नहीं नहीं, और फिर वो एकदम दिल से अपनी फीलिंग्स बाहर निकालकर कहता है कि सच बताऊं तो तुम नीचे से देखने पर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो सुनवू। भाई साहब, हमारे सख्त लौंडे ने तो सरेआम फ्लर्ट कर दिया। उसने सरेआम सुनवू को इतनी खूबसूरत बोल दिया है कि सुनवू एकदम प्यार से ब्लश करते हुए और नखरे दिखाते हुए कहती है, ये देखकर जिन योंग के दिमाग की घंटी जोर से बजने लगती है। वो पसीने छोड़ते हुए मन ही मन चिल्लाता है कि अरे बाप रे, क्या मैं अभी अभी जानबूझकर सुनवू के बिछाए हुए जाल में फंस गया हूं? तभी उसका ख्याली दोस्त जेसन एकदम सीरियस होकर बैठ जाता है। जिन योंग पागलों की तरह उसे बुलाता है कि जेसन मेरी मदद कर, पर जेसन भी फुल मजे लेते हुए ताना मारता है कि वाह मेरे शेर, नीचे से देखने पर भी खूबसूरत है। तूने तो हद से ज्यादा मीठी लाइन मार दी। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, खुद ही इस मुसीबत से बाहर निकल। जिन योंग रोतलू शक्ल बनाकर मन ही मन चिल्लाता है कि जेसोन ऐसा मत कर मेरे भाई। जिन योंग अपना सिर पकड़कर टेंशन में सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अभी अपनी बात वापस लेने की कोशिश की तो सिचुएशन और भी ज्यादा अजीब हो जाएगी। उफ, मेरी ये बकवास जुबान कभी काबू में क्यों नहीं रहती। पर इधर सुनवू एकदम शांत और खुश होकर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ जिन योंग को ही घूरे जा रही है। और अचानक सुनवू एकदम चिल होकर हंसते हुए कहती है कि तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन योंग तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या हम इतनी बड़ी बात को बस ऐसे ही इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं? सुनवू मजे से कहती है कि तुमने मुझे अच्छा फील कराने के लिए ये सब कहा ना। वैसे भी किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। जिन योंग भी हार मानकर कहता है कि बात तो तुम्हारी एकदम सही है। पर तभी सुनवू एक ऐसा भयंकर बम फोड़ती है कि जिन योंग का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। सुनवू एकदम कातिलाना स्माइल देते हुए कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि लड़कियां भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं जिन योंग। सब कहती हैं कि तुम बहुत कूल और सेक्सी हो। जिन योंग ये सुनते ही हवा में उड़ने लगता है और हड़बड़ाकर अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि क्या? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। सुनवू एकदम करीब आकर पूछती है कि सच में? पर मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़कियां तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह रही थीं। जिन योंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराकर पूछता है कि ओह सच में? तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या कूल और सेक्सी लग गया? सुनवू मुस्कुराते हुए एकदम कातिलाना अंदाज में कहती है, वेल। और फिर सुनवू को जिन योंग की वो पसीने से भीगी हुई और खतरनाक एब्स वाली शानदार शर्टलेस बॉडी याद आ जाती है। सुनवू अपना हाथ जिन योंग के एकदम करीब लाती है और प्यार से फुसफुसाते हुए कहती है कि सच कहूं तो बहुत सारी चीजों में। भाई साहब, ये सुनते ही हमारे सख्त लौंडे जिन योंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं।
उसका पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ जाता है। तभी मैदान से उसके एक दोस्त की जोरदार आवाज आती है कि ओए जिनयोंग, चल दूसरे हाफ में एकदम आग लगानी है। जिनयोंग झटके से होश में आता है और कहता है कि ओ हाँ। वो मुड़कर सुनवू की तरफ देखता है, पर सुनवू सीढ़ियों पर मजे से बैठी है। सुनवू अपना हाथ हिलाते हुए एकदम चीयरलीडर वाले अंदाज में चिल्लाती है कि जाओ और जीत कर आना, तुम पक्का कर सकते हो। अपनी क्रश से इतना तगड़ा मोटिवेशन मिलने के बाद अब वो जोश में भरकर मैदान में उतरने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। अब मैदान में हमारा मजनू जिनयोंग एकदम चीते की रफ्तार से बॉल लेकर आगे की तरफ दौड़ रहा है। वो एकदम हैरान होकर सोच रहा है कि यार जैसन, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पहले हाफ में तो मैं थकावट के मारे मर रहा था, पर अब अचानक से मेरे अंदर इतनी भयंकर एनर्जी कहाँ से आ गई? मेरा शरीर एकदम हवा की तरह हल्का कैसे फील कर रहा है? सामने वाली टीम के लड़के पागलों की तरह उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि ओए इसे रोको। तभी उसका ख्याली माचो दोस्त जैसन एकदम गुरु वाले अंदाज में स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, ये चमत्कार कैसे हुआ? इसका जवाब तो तुम्हें खुद भी बहुत अच्छे से पता है। और फिर जेसन सीढ़ियों पर मजे से बैठी हमारी सुनवू की तरफ देखकर कहता है कि ये सब तूफान सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हें खेलते हुए देख रही है। फिर जेसन अपनी सीटी मुंह में दबाकर एकदम सीरियस होकर कहता है कि यार मुझे ये बोलते हुए थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही है, क्योंकि ये मेरी ही दी हुई पुरानी एडवाइस के एकदम खिलाफ है, पर शायद। और इधर जिनयोंग फुल जोश में हवा में उछलकर बॉल को एक ऐसा खतरनाक किक मारता है कि बॉल सीधा रॉकेट की तरह उड़ जाती है। वो मोटा ग्यूमिन गोल पोस्ट के सामने हवा में छलांग तो लगाता है, पर बॉल गोली की रफ्तार से सीधा जाल के अंदर जा घुसती है। गोल। जेसन मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है कि शायद तुम्हारे दिमाग के ये प्यार वाले ख्याली पुलाव इतने भी बुरे नहीं हैं मेरे भाई। सारे दोस्त खुशी से उछल पड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वाह, ये है हमारा असली जिनयोंग। तू तो आज के मैच का असली हीरो है मेरे भाई। और हमारा जिनयोंग पसीने में भीग कर भी एकदम खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगता है। अब जरा सीढ़ियों पर बैठी हमारी खूबसूरत सुनवू का हाल तो देखो। जिनयोंग का ये धांसू परफॉर्मेंस देखकर वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी है। शर्म और खुशी के मारे उसके गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। वो एकदम प्यार भरी कातिलाना स्माइल देते हुए मन ही मन कहती है नाइस। अब हम थोड़े समय पहले का एक बहुत ही मजेदार नज़ारा देखते हैं। हमारी कड़क टीचर हान ग्योल सीढ़ियों के एकदम नीचे खड़ी है। ऊपर सीढ़ियों पर हमारा मजनू जिनयोंग और खूबसूरत सुनवू मजे से बैठे हुए हैं। जिनयोंग एकदम सरेआम फ्लर्टिंग वाले मूड में सुनवू से कहता है कि सच बताऊं तो तुम नीचे से देखने पर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो सुनवू। नीचे खड़ी टीचर हान ग्योल अपने ही स्टूडेंट की ये मीठी और आशिकी वाली बातें सुन लेती है। वो अपनी बाहें बांधे हुए ऊपर उन दोनों को घूरती है और एकदम खुराफाती अंदाज में मजे लेते हुए मन ही मन सोचती है कि जरा इसे तो देखो, अपनी क्रश के सामने ऐसी बातें करके ये बेवकूफ लड़का आज अपने आप में ही कितना ज्यादा खुश हो रहा है। फिर नज़ारा बदलता है और हमारा हीरो जिनयोंग अपने घर पहुंचता है। वो एकदम हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर उसके मम्मी पापा बैठे हैं। उसकी मम्मी एकदम गुस्से में शिकायत कर रही हैं कि तुमने पहले ही टिकट खरीद लिए और अब कह रहे हो कि तुम नहीं जा सकते। उसके पापा बेचारे अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि ऑफिस में बहुत काम है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी चिढ़कर कहती हैं कि उफ, सच में, तो फिर इन टिकट्स का क्या होगा? तभी मम्मी की नज़र जिनयोंग पर पड़ती है और वो खुश होकर पूछती हैं, अरे बेटा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? जिनयोंग बहता है कि हाँ। मम्मी पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया? जिनयोंग हड़बड़ाकर हंसते हुए कहता है कि अरे मैं रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत खा लूंगा। मम्मी डांटते हुए कहती हैं कि अरे ऐसे कैसे, वो कोई असली खाना थोड़ी है। इधर जिनयोंग मन ही मन सोचता है कि सच बताऊं तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन पापा के साथ बैठकर खाना खाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। अब उसका ख्याली दोस्त जेसन एकदम राजा महाराजा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से अपना खाना खा रहा है। जेसन एकदम गुरु वाले अंदाज में ज्ञान देता है कि मेरे दोस्त, इंसान को हमेशा अच्छे से पेट भरकर खाना चाहिए। और वो मजे लेते हुए कहता है कि वैसे तुम तो खाए पिए घर के लगते हो। तभी मम्मी उसे आवाज देती हैं और कहती हैं कि हाँ बेटा, सुनो, मुझे पड़ोस वाली आंटी से कुछ मिला है, क्या तुम इस वीकेंड इसे देखने जाना चाहोगे? जिनयोंग पास जाकर पूछता है कि क्या है मम्मी? मम्मी खुश होकर उसे टिकट्स देते हुए कहती हैं, ये थिएटर के टिकट्स हैं, इस वीकेंड अपने किसी दोस्त के साथ जाकर इसे देख कर आओ। जिनयोंग टिकट्स हाथ में लेकर कहता है, ओह। पीछे उसके पापा बेचारे चुपचाप अपना सूप पी रहे हैं और खांसते हुए कहते हैं, अहम। मम्मी अपना दुखड़ा रोते हुए कहती हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारे पापा के साथ जाने वाली थी, पर इन्हें तो काम पर जाना है। मैंने सोचा था कि हम इतने समय बाद एक साथ बाहर जाएंगे। अब जिनयोंग उन टिकट्स को देखकर बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है। वो टिकट्स को घूरते हुए सोचता है कि एक प्ले, और वो भी 2 टिकट्स। जिनयोंग के दिमाग की बत्ती तेजी से जलने लगती है और वो पसीने छोड़ते हुए मन ही मन एक बहुत ही धांसू प्लान बनाता है कि मैं ये नाटक देखने किसके साथ जाऊं।
अब हम देखते हैं कि हमारा जिन योंग स्कूल में अपने दोस्तों से उन टिकट्स के बारे में पूछ रहा है, पर एक लंबे बालों वाला लड़का हाथ बढ़ाकर कहता है कि माफ करना जिन योंग, मुझे लगता है कि उस दिन मुझे जुकाम होने वाला है। फिर एक दूसरा गुंडो जैसा दिखने वाला लड़का मना करते हुए कहता है कि मैं उस दिन नहीं आ सकता, मुझे नेमो हाई स्कूल के कुछ लड़कों की कुटाई करने जाना है। बेचारा जिन योंग एकदम अकेला खड़ा रह जाता है। इसके बाद वो मोटा ग्यूमिन एकदम सीरियस शक्ल बनाकर कहता है कि थिएटर के नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिनयोंग हैरान होकर कहता है फिर वो मजे लेते हुए ग्यूमिन से कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है मोटे, तुम्हें थिएटर से ज्यादा एनिमे देखना पसंद है ना, मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं होगा। ग्यूमिन एकदम चौंक कर पूछता है कि क्या? तभी ग्यूमिन भड़क कर कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, मैं कोई एनिमे वैनिमे नहीं देखता। जिनयोंग एकदम हैरान होकर कहता है ऐ? फिर ग्यूमिन वहां से जाते हुए कहता है कि खैर छोड़ो, मैं तो स्नैक बार जा रहा हूं। अब जिनयोंग अपना माथा खुजाते हुए सोच में पड़ जाता है। वो खुद से कहता है कि ये तो बड़ा अजीब है, मैंने ऐसा क्यों सोच लिया कि ग्यूमिन एनिमे देखता होगा। फिर उसका ख्याली दोस्त जेसन एकदम सीरियस होकर ज्ञान देता है कि मेरे दोस्त, ये स्टीरियोटाइप्स बहुत ही डरावनी चीज होते हैं। जिनयोंग उसे देखकर कहता है जेसन? जेसन मजे लेते हुए कहता है कि खैर, ऐसा लग रहा है जैसे सबने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया है, अब तुम क्या करने वाले हो? जिनयोंग मुंह लटकाकर कहता है हाँ यार। फिर वो हड़बड़ाकर झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं किसके साथ जाऊं? जेसन उसे घूरते हुए एकदम सीरियस होकर कहता है कि सच सच बताओ। जेसन सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि तुम सुनवू के साथ जाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये सुनकर जिनयोंग एकदम झटके से पसीने छोड़ने लगता है। तभी सामने से कड़क टीचर हान ग्योल आ जाती हैं, पर जेसन जिनयोंग के कंधे पर बैठकर उसे समझा रहा है कि एक पल था जब तुम डर से कांपते थे और अब वो अकेली लड़की है जिसके बारे में तुम हर वक्त सोचते रहते हो। जिनयोंग टीचर को सामने देखकर हड़बड़ाते हुए मन ही मन कहता है कि नहीं नहीं जेसन, मैं। फिर जेसन कहता है कि मुझे लगता है अब फैसला करने का एकदम सही वक्त आ गया है। जिनयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि हैं, कैसा फैसला? तभी टीचर हान ग्योल उसे आवाज लगाती हैं, ओए पार्क जिनयोंग। टीचर हान ग्योल अपनी बाहें बांधे हुए एकदम कड़क अंदाज में पूछती हैं कि क्या तुम मुझे नमस्ते भी नहीं बोलोगे? जिनयोंग झटके से चौंक जाता है और हड़बड़ाकर कहता है कि टीचर हान ग्योल, माफ करना, मैं ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। टीचर कहती हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा, तुम खुद से ही बातें करते हुए चल रहे थे। जिनयोंग पसीने पसीने होकर कहता है ओ वो तो। तभी टीचर हान ग्योल उसे घूरते हुए एक ऐसा खतरनाक सवाल पूछती हैं कि जिनयोंग की तो जान ही निकल जाती है। टीचर पूछती हैं कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो ख्याली दोस्त बनाते हैं और उनसे बातें करते हैं? जिनयोंग एकदम शौक में मुंह फाड़े सोचता है कि इन्हें कैसे पता चला? अब हम देखते हैं कि टीचर हैंग्योल जिनयोंग के साथ एक बेंच पर बैठी हैं। वो उससे मजे लेते हुए पूछती हैं कि तो क्या कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ तुम ये नाटक देखने जाना चाहते हो? जिनयोंग शर्मिंदा होकर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि एक लड़की तो है, लेकिन। तभी टीचर एकदम डायरेक्ट पूछती हैं कि वो शैतान सुनवू हमेशा की तरह बहुत पॉपुलर है ना? जिनयोंग के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो हड़बड़ाकर पूछता है कि क्या है? आपको कैसे पता चला कि मैं सुनवू के बारे में ही बात कर रहा हूं? टीचर हैंग्योल एकदम मजे लेते हुए अपनी उंगलियों से इशारा करके कहती हैं कि क्योंकि कल जब तुम सुनवू पर वो घटिया और चिपचिपी लाइन मार रहे थे, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ ऐसा ही था ना कि तुम नीचे से देखने पर भी बहुत खूबसूरत लगती हो। भाई साहब, ये सुनते ही जिनयोंग के दिमाग में बम फट जाता है। वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और मन ही मन जोर से चिल्लाता है आह। टीचर अपनी कड़क स्माइल के साथ पूछती हैं कि खैर छोड़ो, क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि वो तुम्हें मना कर देगी? जिनयोंग मुंह लटकाकर उदास होते हुए कहता है कि हाँ, सच कहूं तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। टीचर हैंग्योल उसे एकदम सीरियस होकर ज्ञान देती हैं कि सच बताऊं तो तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं, उनमें से सुनबू जैसी दोस्त को अपने साथ चलने के लिए पूछने का सीधा सा मतलब है उसे डेट पर ले जाना। टीचर आगे कहती हैं कि मेरे हिसाब से तो ये सीधा सीधा अपने प्यार का इजहार करने जैसा ही है। ये सुनकर हमारा मजनू जिनयोंग एकदम सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी टीचर हैंग्योल झटके से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि फिर भी तुम एक नंबर के डरपोक और लूजर हो। जिनयोंग घबराकर नीचे से उन्हें देखते हुए कहता है कि टीचर हैंग्योल। टीचर हैंग्योल अपने एकदम हॉट और कड़क अंदाज में कमर पर हाथ रखकर कहती हैं कि एक दिन तुम इस बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। जिनयोंग कंफ्यूज होकर कहता है हैं? और तभी टीचर हैंग्योल सरेआम जोर से चिल्लाती हैं सुनवो। जिनयोंग की तो जान ही निकल जाती है। टीचर सुनवू से कहती हैं कि जिनयोंग के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए वहां जाओ और उसकी बात सुनो। बेचारे जिनयोंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये टीचर आखिर क्या बवाल कर रही हैं।
जिनयोंग शौक में सोचता है कि हे भगवान। उधर सुनवू की सहेली मजे लेते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये किस बात को लेकर इतना परेशान है। जिनयोंग मन ही मन पागलों की तरह चिल्लाता है कि अरे यार, ये सुनवू अभी यहाँ क्यों खड़ी है। तभी टीचर हैंग्योल एक और भयंकर बम फोड़ती हैं। वो सीधे सुनवू से कह देती हैं कि जिनयोंग कह रहा है कि वो इस वीकेंड तुम्हारे साथ एक नाटक देखने जाना चाहता है। सुनवू एकदम हैरान होकर कहती है ऐं? और इधर जिनयोंग मन ही मन टीचर पर भड़कते हुए चीखता है कि टीचर हैंग्योल। सुनवू की सहेली जोर जोर से हंसते हुए जिनयोंग का मजाक उड़ाती है कि क्या तुम्हें सच में अपनी बात टीचर के जरिए बुलवानी थी? ऐसा तो कोई नहीं करता, ये लड़का सच में एक नंबर का लूजर है। सुनवू मुस्कुराते हुए अपनी सहेली से कहती है कि अरे यार, तुम ऐसा मत बोलो। इधर जिनयोंग बेइज्जती के मारे अपना सिर पीटते हुए मन ही मन रोता है कि उफ, सच में यार। फिर टीचर हैंग्योल सुनवू से कहती हैं कि जाओ जाकर जिनयोंग से बात करो। सुनवू खुशी से कहती है जी मैम। सुनवू हाथ हिलाते हुए जिनयोंग के पास आती है और प्यार से बुलाती है जिनयोंग। जिनयोंग उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर एकदम सुन्न पड़ चुका है। वो मन ही मन पसीने छोड़ते हुए सोच रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर हैंग्योल ने भी बिल्कुल यही कहा था। इस तरह से पूछने का मतलब सीधा सीधा डेट पर पूछना ही होता है। तभी जिनयोंग आकर कहती है कि तो तुम इस वीकेंड एक नाटक देखने जा रहे हो, है ना? अब सुनवू एकदम झुककर जिनयोंग के चेहरे के बेहद करीब आ जाती है। उसके गाल प्यार से टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं और वो एक बहुत ही प्यारी सी कातिलाना स्माइल देते हुए पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? भाई साहब, हमारे जिनयोंग के तो पूरे शरीर में बिजली का तगड़ा झटका लग जाता है और फिर वो किसी हिप्नोटाइज इंसान की तरह हाँ में जवाब दे देता है। जिनयोंग के दिमाग में टीचर की वही बात गूंज रही है कि सुनवू ने खुद ही उससे पूछ लिया है और ये तो सीधा सीधा प्यार का इजहार करने जैसा ही है। सच में यार, ये डेट वाला ट्विस्ट एकदम धमाकेदार है। अब हम देखते हैं कि डेट वाला दिन आ गया है। हमारा मजनू जिनयोंग बिना चश्मे के एकदम नए लुक में डेट वाली जगह पर खड़ा है। तभी जेसन की आवाज आती है कि क्या बात है। जेसन जिनयोंग के कंधे पर बैठकर मजे लेते हुए कहता है कि तो आखिरकार तुमने अनजाने में ही सही पर सुनवू के साथ वीकेंड का प्लान बना ही लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे बस हाँ बोल दिया। जेसन उसे डांटते हुए कहता है कि माहौल में बहकर कुछ भी बकबक करने की अपनी इस आदत को सुधार लो मेरे भाई। जिनयोंग पसीने छोड़ते हुए सोचता है कि अगर ध्यान से सोचूं तो ये सब टीचर हैंग्योल का किया धरा है, पर फिर वो हार मानकर कहता है कि नहीं, तुम सही कह रहे हो जेसन। फिर जिनयोंग एकदम नर्वस होकर पूछता है कि वैसे मैं अजीब तो नहीं लग रहा ना? जेसन उसे देखकर कहता है कि तुम एकदम ढांसू और कूल लग रहे हो। जिनयोंग अपनी आंखें खुजाते हुए कहता है कि सच में मैंने आज पहली बार अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं और सच कहूं तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। तभी जेसन एकदम सीरियस आवाज में कहता है कि मेरे दोस्त। जेसन जिनयोंग को समझाते हुए कहता है कि अभी ये सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जेसन उससे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है कि तुम सुनवू के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हो? जिनयोंग हैरान होकर कहता है जेसन। जेसन गुरु वाले अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त इस बात को एकदम क्लियर करना होगा। जेसन आगे कहता है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे दिल में अभी सुनवू के लिए प्यार वाली फीलिंग्स हैं और इस डेट वाले इन्विटेशन के बाद सुनवू भी तुम्हारी उन फीलिंग्स को काफी हद तक समझ चुकी होगी। जेसन कहता है कि किसी आम इंसान के लिए ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं होती, पर तुम्हें तो रिजेक्शन से बहुत भयानक डर लगता है ना? जेसन वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम इसी तरह बिना सोचे समझे सुनवू की तरफ बढ़ते रहे तो जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था वो फिर से हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा तुमने अपने उस डरावने सपने में देखा था। पर जेसन एक रास्ता बताते हुए कहता है कि अगर तुम अभी सुनवू के लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म कर दो तो तुम उस रिजेक्शन वाले भयानक डर से बच सकते हो। जिनयोंग बेचारा परेशान होकर पूछता है कि पर कैसे? जो फीलिंग्स मेरे अंदर पहले से आ चुकी हैं उन्हें खत्म करना इतना आसान थोड़ी ही है। तभी जिनयोंग के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि अरे हाँ रुको, मैंने ये सब पहले भी तो किया है। जिनयोंग अपना वो पुराना और डरावना वाला तरीका याद करते हुए सोचता है कि मुझे बस सुनवू को एक बेजान पत्थर की तरह देखना शुरू करना होगा। तभी जेसन कहता है कि मेरे दोस्त, अगर तुम रिजेक्ट होने के डर से सुनवू को एक पत्थर की तरह देखने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें उसी फैसले के हिसाब से अपनी एडवाइस दूंगा। पर तभी सामने से एक ऐसा नजारा आता है कि जिनयोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारी खूबसूरत सुनवू एकदम कातिलाना व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहनकर फुल तैयार होकर डेट के लिए आ रही है। सुनवू मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे वाह, आज तो तुम एकदम ढांसू कपड़े पहनकर आए हो। जेसन जिनयोंग से कहता है कि लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम अपने इस पुराने ट्रॉमा और डर से बाहर निकलना चाहते हो। जेसन अपना माचो वाला पोज मारते हुए और एकदम सच्चे दोस्त की तरह स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे एक बहुत ही पुराने दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा।
फिर जेसन एकदम सीरियस होकर कहता है, तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें चुनना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। और सामने हमारी प्यारी सुनवू एकदम खूबसूरत स्माइल के साथ जिनयोंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जिनयोंग अपने उन डरावने ख्यालों में डूबते हुए मन ही मन सोचता है कि असल में किसी को अपने दिल की बात बताना और फिर रिजेक्ट हो जाना, ये तो एक ऐसी चीज है जो शायद अक्सर सबके साथ होती रहती है। उसे अपने बचपन के वो दर्दनाक पल याद आते हैं जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और वो बुरी तरह रो रहा था। तभी उसके दिमाग में नन्हे जेसन की वो पुरानी एडवाइस गूंजती है कि सारी लड़कियों को बस एक बेजान पत्थर की तरह सोचना शुरू कर दो। जिनयोंग खुद को समझाते हुए सोचता है कि अगर उस नजरिए से देखा जाए तो मेरे दोस्त जेसन की वो एडवाइस एकदम परफेक्ट थी। जिनयोंग अपने दिमाग में लड़के और लड़की की एक रोमांटिक इमेज बनाते हुए आगे सोचता है कि जब लड़के और लड़कियां एक साथ होते हैं तो उनके बीच फीलिंग्स का पैदा होना एकदम पक्की बात है, और एक बार जब वो प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती हैं तो इंसान अपने आप सामने वाले के और भी ज्यादा करीब जाना चाहता है। वो स्कूल के गलियारे में खड़ी लड़कियों को बड़े बड़े पत्थरों के रूप में इमेजिन करता है और सोचता है कि इसीलिए लड़कियों को सिर्फ एक पत्थर समझने से तुम उस करीब जाने वाली फीलिंग को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हो। जिनयोंग खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि एकदम सही, मैं इसी तरह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं। फिर अचानक एक बहुत ही डरावना और दिल तोड़ने वाला सीन आता है। एकदम घने अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा किसी दूर जाते हुए आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। जिनयोंग बहुत ही भारी मन से सोचता है कि भले ही रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर वक्त और सबके साथ होती रहती है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे रिजेक्ट होने से बहुत भयानक डर लगता है। भाई साहब, हमारे मजनू जिनयोंग के दिल में रिजेक्शन का ये खौफ कितना ज्यादा गहरा है, ये देखकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर और कैफे के बाहर का नज़ारा देखते हैं जहां से ऊं की एक आवाज़ आ रही है। फिर हम कैफे के अंदर का सीन देखते हैं जहां हमारी प्यारी सुनबू बैठी है और उसके पास एक आइस्ड माचा लाटे रखा है। वो एकदम इम्प्रेस होकर स्माइल के साथ जिनयोंग से कहती है कि जिनयोंग, तुम एस्प्रेसो पी रहे हो, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। जिनयोंग अपने हाथ में एस्प्रेसो का एक छोटा सा कप पकड़े हुए हड़बड़ा कर कहता है कि ओह हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर वो पसीने छोड़ते हुए मन ही मन असलियत सोचता है कि मैंने इसे सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि ये मेन्यू में सबसे सस्ता था। तभी सुनवू बाहर देखकर पूछती है कि नाटक शुरू होने में भी कितना टाइम बचा है, क्या लगभग 1 घंटा? जिनयोंग हामी भरते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनवू बहुत खुश होकर कहती है कि मैंने इससे पहले कभी कोई नाटक नहीं देखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिनयोंग अपनी कड़वी कॉफ़ी का घूंट पीते हुए बस इतना कहता है, हाँ, और वो कॉफ़ी पीते हुए एकदम सीरियस होकर मन ही मन सोचता है कि खैर जो भी हो, जेसन ने जो कहा था। अब जिनयोंग के दिमाग में जेसन की वही बात गूंज रही है। वो सुनवू को एक बेजान पत्थर की तरह इमेजिन करते हुए गहराई से सोचता है कि अगर मैं सुनवू को सिर्फ एक पत्थर समझकर उसके लिए अपनी सारी फीलिंग्स को जाने दूं तो मैं उस डरावने सपने की तरह उससे रिजेक्ट होने से बच सकता हूं। पर फिर जिनयोंग एकदम उदास और टेंशन में नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है कि लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सुनवू के और करीब जाने का फैसला करता हूं तो मुझे अपने उस पुराने ट्रॉमा को हराना ही पड़ेगा। भाई साहब, अब हमारे जिनयोंग के दिमाग में दिल और दिमाग की एक बहुत ही तगड़ी जंग चल रही है। अब हमारा जिनयोंग अपनी कड़वी कॉफी पीते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूबा है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या मैं सच में अपने इस डर को हरा सकता हूँ? जब से मैंने सारी लड़कियों को सिर्फ एक बेजान पत्थर समझना शुरू किया है और अपने आप को बचाने वाले इस डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे ऊपर रखा है, क्या मैं सच में बदल पाऊंगा? वो अपनी ही उधेड़ बुन में लगा है, तभी अचानक सुनवू उसे टोकते हुए पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो जिनयोंग? जिनयोंग एकदम झटके से होश में आता है और हड़बड़ा कर कहता है, हूँ? फिर जिनयोंग पसीने छोड़ते हुए एकदम सफेद झूठ बोलता है कि वो ये एस्प्रेसो इतनी ज्यादा खराब लग रही थी कि मैं बस। लेकिन सुनवू एकदम शांत होकर उसे घूरती है। सुनवू सीधा उसकी आंखों में देखकर उसकी चोरी पकड़ लेती है और कहती है कि झूठे, तुम पक्का किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। जिनयोंग पकड़े जाने पर बस इतना कहता है, सुनवू आगे झुककर एकदम मजे लेते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे एकदम सामने बैठी हूं और तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। जिनयोंग शर्मिंदा होकर कहता है कि मुझे सच में माफ कर दो। फिर सुनवू उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि वैसे तुमने चौको लाते जैसी कोई मीठी चीज ऑर्डर करने की बजाय ये इतनी कड़वी कॉफी क्यों मंगवाई? बेचारा जिनयोंग मुंह लटकाकर बस सॉरी बोलता है। तभी सुनवू एकदम सीरियस शक्ल बनाकर एक बम फोड़ती है और कहती है, 2 घंटे। जिनयोंग एकदम हैरान होकर सोचता है, हैं 2 घंटे?
अब सुनवू उसे बताती है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगे हैं। हम देखते हैं कि सुनवू अपने कमरे में बैठकर कितनी मेहनत से अपना मेकअप कर रही थी और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने लिए सबसे अच्छे कपड़े चुन रही थी। सुनवू कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए अपना इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। ये सुनकर तो हमारे जिन योंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। फिर सुनवू एकदम कातिलाना स्माइल के साथ उसे प्यार से घूरते हुए कहती है कि इसीलिए किसी और चीज के बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ मुझ पर फोकस करो। भाई साहब, ये लाइन सुनकर तो कोई भी पिघल जाए। जिन योंग भी मन ही मन खुद को कोसते हुए सोचता है कि उफ, सुनवू मेरे एकदम सामने बैठी है और मेरा ध्यान कहीं और था। ये सच में मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तभी सुनवू खुशी से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है कि खैर, तुमने मुझे एक नाटक देखने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगी। जिन योंग उसे देखकर कहता है शुक्रिया। अब सुनवू एकदम फुल जोश में कहती है कि टाइम हो गया है, चलो चलते हैं जिन योंग। जिन योंग भी अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है कि हाँ चलो। वो अपना सर नीचे करके एकदम सीरियस होकर मन ही मन एक बहुत ही धांसू फैसला करता है। वो सोचता है कि हाँ, अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर फोकस करूंगा जो मैं सुनवू के साथ बिता रहा हूं। बाकी का फैसला मैं बाद में करूंगा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों थिएटर में नाटक देख रहे हैं। स्टेज पर एक लड़की एकदम ड्रामा करते हुए कहती है कि ओ रोमियो, तुम्हारा नाम रोमियो क्यों है? और वो लड़का एकदम भारी एटीट्यूड में कहता है कि क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये नाम दिया है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम पक्का बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। ये अजीब सी बात सुनकर वो लड़की खुश होकर कहती है, आह, तुम सच में सबसे बेस्ट हो रोमियो, इधर आओ और मुझे गले लगा लो। भाई साहब, कैसा बकवास नाटक चल रहा है। ऑडियंस में बैठी हमारी सुनवू तो बोर होकर सो चुकी है और जिन योंग भी बोरियत के मारे अपना सिर हाथ पर टिकाकर बैठा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक गेमिंग आर्केड में मजे कर रहे हैं। सुनवू एक गेम मशीन के अंदर रखे खिलौने को देखकर बहुत खुश होकर कहती है, वाओ, वो टॉय कितना प्यारा है। जिन योंग एकदम हीरो बनते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वो जीत कर लाऊं? पर अगले ही पल हमारा मजनू जिन योंग पसीने छोड़ते हुए मशीन से लड़ रहा है और चिल्लाता है कि ये बार बार इसे क्यों गिरा रहा है? मैंने इस पर 20,000 वॉन खर्च कर दिए हैं। सुनवू उसे देखकर जोर जोर से हंस रही है। उसके बाद वो दोनों गाना गाने जाते हैं, जहां हमारा जिन योंग फुल जोश में एकदम माइक पकड़कर पागलों की तरह नाचते हुए गाना गा रहा है। सुनवू मजे लेते हुए हंसकर कहती है, वाओ, तुम सच में बहुत ही बुरा गाते हो। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। जिन योंग एकदम जेंटलमैन की तरह उसका खाना काट कर देते हुए कहता है कि लो, मैं इसे तुम्हारे लिए काट देता हूँ। सुनवू उसे इसके लिए शुक्रिया बोलती है। फिर वो दोनों रात के समय सड़क पर टहल रहे हैं। सुनवू उससे बातें करते हुए कहती है कि तो उस वक्त सूक्योंग, तुम सूक्योंग के काफ़ी करीब हो ना? अब वो दोनों टहलते हुए सुनवू के घर के पास पहुंच जाते हैं। सुनवू आराम से सांस छोड़ते हुए कहती है कि आज बहुत मज़ा आया। फिर वो जिन योंग की तरफ देखकर कहती है कि मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जिन योंग अपने हाथ जेब में डालकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे, इसमें क्या था? सुनवू हाथ हिलाते हुए कहती है कि जिन योंग, तुम भी घर संभल कर जाना। जिन योंग हामी भरता है, पर तभी सुनवू रुककर पूछती है कि जिन योंग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम थोड़े हिचकिचा रहे हो। जिन योंग को तो एकदम से दिल ही धड़क उठता है। वो हड़बड़ाकर कांपते हुए कहता है कि फिर वो एकदम प्यारी आंखों से देखकर पूछती है, जिन योंग? इधर जिन योंग पसीने पसीने हो जाता है और घबराकर झूठी ऐसी हंसते हुए कहता है फिर वो एकदम से बात बदलते हुए अपना सिर खुजाकर कहता है कि चलो फिर स्कूल में मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सुनवू एकदम कंफ्यूज होकर कहती है, ऐं? सुनवू मुझे से जिन योंग को एक प्यारा सा मुक्का मारते हुए कहती है कि तुम्हें बस इतनी सी बात कहने में इतना टाइम क्यों लग गया? सुनवू स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे नर्वस कर दिया था। फिर वो मुड़कर भागते हुए कहती है कि मैं सच में अब जा रही हूँ, बाय। जिन योंग उसे जाते हुए एकदम उदास होकर देखता रहता है। वो रास्ते में अकेले चलते हुए सोचता है कि भले ही मैं सुनवू को वो सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर मुझे अभी भी इस बात का बहुत डर लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। वो ख्यालों में सोचता है कि अगर सुनवू ने ये कहा कि अगली बार मैं इस बारे में सोचूंगी, हाँ, तो ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी ही मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है। वो आगे उदास होकर सोचता है कि हाँ, यही सही रहेगा। अगर मैं सुनवू के और करीब गया तो मुझे बस ऐसी ही अजीब और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती रहेंगी। वैसे भी आज की डेट का आइडिया मेरा तो था ही नहीं, ये तो टीचर हान ग्योल ने खुद ही फिक्स कर दिया था। शायद सुनवू भी यहाँ आना ही नहीं चाहती थी।
अब जिन योंग एकदम सीरियस होकर एक बहुत ही खतरनाक और दिल तोड़ने वाला फैसला करता है। वो सुनवू को एक पत्थर में बदलते हुए इमेजिन करता है और सोचता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 5 साल पहले किया था तो मैं सुनवू को भी एक पत्थर की तरह देखने के काबिल हो जाऊंगा। तभी अचानक सुनवू उसे आवाज लगाती है। सुनवू पीछे मुड़कर स्माइल करते हुए कहती है कि जिन योंग, अगली बार एस्प्रेसो छोड़कर कुछ और ऑर्डर करना। जिन योंग एकदम झटके से उसे देखता है। सुनवू एकदम खूबसूरत और कातिलाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है कि जैसे कि एक चौकोलाटे। फिर हम जिन योंग के दिमाग का नजारा देखते हैं, जहां उसका ख्याली दोस्त जेसन उसके सामने बैठा है। जेसन एकदम गुरु वाले अंदाज में पूछता है कि तो क्या सुनवू को एक पत्थर की तरह देखना ही तुम्हारी आखिरी चॉइस है? मैं तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। अपने डर से भागना भी मुश्किलों से डील करने का एक तरीका ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने 5 साल पहले किया था। जिन योंग मुंह लटकाए उदास होकर पूछता है कि जेसन, मैं अभी कैसा लग रहा हूं? तभी जेसन बिना कोई रहम खाए सीधे सीधे कड़वे सच गिनवाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने उसे डेट पर बुलाने के लिए किसी और का सहारा लिया और डेट के एकदम शुरू में ही तुम उसके सामने बैठकर किसी और चीज के ख्यालों में खोए हुए थे, जिस वजह से उसने तुम्हें टोक भी दिया था। फिर रेस्टोरेंट में तुमने उसे अपना खाना काटने दिया और फिर तुम इतने ज्यादा डर गए कि तुम उसे दूसरी डेट के लिए पूछ तक नहीं पाए। जेसन आगे कहता है कि आखिरकार तुमने सुनवू के करीब जाने के डर से वहां से भागने का फैसला किया और अब तुम बस उसे एक पत्थर की तरह देखने का फैसला करने ही वाले थे। जेसन स्माइल करते हुए कहता है, उफ, मेरा मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस जो सच है वही बता रहा हूं। खैर, वाओ। जेसन की ये बेइज्जती वाली बातें सुनकर हमारे मजनू जिन योंग को एकदम तगड़ा झटका लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस और खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। वो खुद से कहता है कि सच में ये तो एकदम लूजर वाला बर्ताव है। और फिर भाई साहब, अगले ही पल जिन योंग आगे बढ़कर सीधा सुनवू का हाथ एकदम कसकर पकड़ लेता है। वो सुनवू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सुनवू। सुनवू उसका ये माचो वाला अवतार देखकर एकदम हैरान रह जाती है और कहती है, हैं? जिन योंग एकदम सीरियस होकर कहता है, सॉरी। फिर वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने धांसू अंदाज में कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें एक और भी ज्यादा मजेदार नाटक दिखाऊंगा। तुम बोर होकर सो गई थी ना, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए माफी है। सुनवू पहले तो एकदम हैरान होकर उसे घूरती है, पर फिर उसके गाल प्यार से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और वो जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, सुनवू एकदम प्यार भरी नजरों से उसे देखकर कहती है कि मैं तो यही सोच रही थी कि आखिरकार तुम ये बात कब बोलोगे। भाई साहब, आखिरकार हमारे मजनू जिन योंग ने अपने रिजेक्शन के डर को लात मारकर सुनवू को दूसरी धांसू वेट के लिए पूछ ही लिया।